यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी का फ़ोन आया, बोले साहब सीएम साहब का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। सैकड़ों लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ट्रैप हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फ्री का आईफोन ले लिया था या फ्री का गैलेक्सी फ़ोन ले लिया था या जो भी महंगे फ़ोन है, और फंस गए। बहुत सारी एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में हैं वो है ही इसलिए कि वो लॉ इन्फोर्समेंट को डेटा बेच सकें। वो जो एक एप्लीकेशन किसी तरीके से आपके फ़ोन तक पहुंची है प्ले स्टोर से, वो भी प्लांटेड हो सकती है। बिना आपका पासवर्ड जाने भी मैं आपके अकाउंट से लॉग इन कर सकता हूँ। तो ये एक टूल है जो मेरी टीम में कोई लेके आया था। इसको आप हैकिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कोई भी कार्ड है उसको आप क्लोन कर सकते हो, चाहे वो होटल का एक्सेस कार्ड हो, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। आपके पॉकेट के बगल से मैं टच करूंगा तो क्लोन हो जाएगा, इसके अंदर उसका डेटा आ जाएगा, फिर मैं एक नया कार्ड जनरेट करूँ। इसके थ्रू आप गाड़ी भी हैक कर सकते हैं। तो गाड़ी की जो की होती है ये रैंडम कीज ट्राई करता है और इवेंचुअली एक एप्लीकेशन है वो कर करके एक लेवल पे जाके अनलॉक कर देता है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का फ़ोन चोरी हो गया अभी, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे? लखनऊ के हाईवे पर गन पॉइंट पे गाड़ी चोरी हुई और फ़ोन उठा के उन्होंने रखा और फ़ोन बंद कर दिया। तो कमिश्नर साहब सुजीत पांडे जी थे, उन्होंने कहा कि यार इसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा यदि किसी ने देखा नहीं है और फ़ोन 5 मिनट के बाद बंद हो गया है तो हम उसे पकड़ लेंगे। आईफोन के अंदर ये फैसिलिटी है, यदि आईफोन बंद भी है तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इस तरह की ऐप्स भी हैं कि यदि आपका फ़ोन कोई ज़बरदस्ती बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर पाएगा। ओके। उनका फ़ोन आया कि साहब हमारे डिपार्टमेंट में एक बंदा है, उसकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और मुझे कोई प्रोटॉन मेल से भेज देता है। तो मैंने कहा अच्छा सर। बोले देखो उसका फ़ोन हैक है। बोले इसको इमीडिएटली आप रिकवर कराइए। जैसे कि कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब मैं उनके घर जाता हूँ तो जैसे ही बैठता हूँ, अच्छा आप आ गए, ये लो ये मेरा फ़ोन लो। तो क्यों स्कैन करो इसको। यदि कोई ऐसा मान के चल रहा है कि भाई मैं अपनी लोकेशन छुपा लूँगा, लोकेशन ऑफ कर लूँगा, वो नहीं छुपा सकता। मैं आपको आके कहीं से कोई अननोन फ़ोन आया और उसने कहा कि साहब गिफ्ट भेजा है और मैं आपको फ़ोन दे दूँ या बिल्कुल सर, बिल्कुल लैपटॉप ले दे लेगा दूँ बंदा। या मैं आपको कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दूँ जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो और उसमें एक प्री इंस्टॉल्ड मैलवेयर है, तो एक दिन आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा। आपको कल के दिन कोई गेम टॉय भी भेज दे, बिल्कुल सर। तो भी आप फँस सकते हो। जब आप सेकंड हैंड खरीदते हैं तो कई बार लोग ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप डाल देते हैं उसमें और फिर परेशान करते हैं। आप यदि एक गाड़ी में जा रहे हो और एक लेडी के संग जा रहे हो और आप बहुत कल्चर्ड हो, गाड़ी रुकती है और आप उतर के दरवाज़ा खोलते हो, यदि मुझे इतना भी पता है तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज अगेंस्ट यू। वैसे सर आपके हाथ में कितनी देर किसी का फ़ोन हो कि आप वहाँ पे खेल कर सकते हैं? देखो क्लोनिंग तो हो ही सकती है। साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज़ में अब हम 15वें एपिसोड में पहुँच गए और आज फिर से मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। अमित सर कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं आज भाई? सब बहुत सही, आप बताएँ सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, हर चीज़ उन तक हम पहुँचा ही रहे हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, 15 एपिसोड हम कर चुके हैं और काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम करीब 25-30 घंटे का कंटेंट दे चुके हैं और अभी भी लोगों की भूख है, तो इसका अच्छा। मतलब है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारी भी कोशिश है कि हम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स टच करें। एक लॉयल ऑडियंस मेरे ख्याल से है हमारी जो रेगुलर देख रही है। काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी कंप्लेंट भी बताते हैं। बिल्कुल। तो दोनों ही कंप्लेंट सिरोधार हैं और दोनों को ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए जो भी कमेंट करता है उसको आपसे कोई मतलब है तभी करता है, एग्ज़ैक्टली सर। वरना आदमी इग्नोर कर देता है, ठीक है यार होगा वीडियो, हमसे क्या मतलब। बिल्कुल। तो जो भी कर रहा है कमेंट, एटलीस्ट उसने देखा है और उसने कुछ ऐसा नोटिस किया इसलिए वो कर रहा है। सो मेरे लिए दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते बिल्कुल। हैं। सर काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे भी आ रहे थे कि सर मैसेज पर्सनल आ रहे थे, मैं भी कहूँगा मैंने सर तक पहुँचाए वो मैसेजेस एंड होपफुली सर जल्दी से कुछ उनका रिप्लाई आपको देंगे और प्लस हमने जो आपका फॉर्म था, जो भी ट्रेनिंग वाला फॉर्म था उसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं और इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू सर को आप रीच आउट कर सकते हैं और फिर वहाँ से सर की टीम आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है, वो चीज़ रहेगी। तो अभी जो ट्रेनिंग है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं ट्रेनिंग शुरू कब से होगी, क्योंकि अभी लगातार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मौसम बदलने की वजह से भी और ट्रैवल की वजह से
बिल्कुल, नहीं मतलब सर वी आर वेरी थैंकफुल कि मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद मतलब इवन आपने बताया भी नहीं कि तबीयत खराब है, हाँ। आप आ गए तो मतलब वो समझ में आते कि आप अपना कितना वक़्त दे रहे हैं। सर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो एक चीज़ आपसे पूछूँगा कि जब आप जैसे जाते हैं नॉर्मली ऑफ कोर्स ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं और आप आईपीएस, आईएएस ऑफिसर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं, एसीपीज़ मतलब जो बड़े-बड़े लोग होते हैं। तो उस ट्रेनिंग में क्या होता है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए जानना कि चलिए एक आम आदमी को ट्रेनिंग देना तो आम आदमी को ट्रेनिंग देना हो गया, लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो वो ट्रेनिंग कैसी होती है? देखिए, मैं ट्रेनिंग में अपना अनुभव ही शेयर करता हूँ। जो मैंने किया है, वही बताता हूँ कि ये केसेस थे, कैसे सॉल्व हुए, कौन से टूल यूज़ किए और कैसे सोचा मैंने कि मैं क्रिमिनल को कैसे अ, उजागर कर सकता हूँ, जो छुपा हुआ है। तो अभी नागपुर में एक बहुत अच्छा इवेंट था, जो वहाँ के जो कमिश्नर हैं, सिंघल साहब हैं, रविंदर सिंघल जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और उसमें सीएम साहब भी आए, नितिन गडकरी जी भी थे, साइबर हैकाथन करके था। तो ये इसमें पूरे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया भर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, करीब 600 से ज़्यादा। और जो क्राइम सॉल्व करने के टूल थे वो डेवलप किए। फिर उसमें से 3 लोगों को अवार्ड दिए गए। तो मैं तो एज़ ए स्पीकर था, लेकिन अवार्ड सेरेमनी में था, तो मैंने सुना कि किस तरह के टूल बनाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिसमें एक टूल बनाया उन्होंने कि साहब वीपीएन के पीछे छुपे लोगों को हम ढूँढ सकते हैं। अच्छा। तो जो अभी तक मैं बात करता था कि देखिए हम निकाल लेते हैं, बच्चों ने टूल बना लिया और वो टूल अब पुलिस के द्वारा ऑफ़िशियली यूज़ भी होगा। फिर एक ने एआई मॉनिटरिंग टूल बनाया जो सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग कर सकता है, एआई अच्छा। बेस्ड, और देख लेगा और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को कि देखिए ये पहली वार्निंग है, सुधर जाइए वरना आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इस तरह के जो पुलिस का लोड है वो कम करने के लिए टूल्स बनाए गए। फिर डिक्रिप्शन टूल्स भी हैं, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स, बड़े अच्छे-अच्छे आइडियाज़ थे। अभी अगले हफ्ते दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो पुलिस को खुद ऐसे लोग चाहिए। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुलिस के संग काम करने के लिए। पुलिस खुद इस तरह के इवेंट्स कर रही है कि लोग आएँ, उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर ऑफ़िशियली उनके संग एंगेज हों। तो वो जितने भी विनर थे उनको पैसा तो मिला ही, लेकिन उसके साथ ही उनको आगे के लिए एक रोड मैप मिल गया कि जो भी मैं टूल बनाऊँगा वो आगे पुलिस तो यूज़ करेगी और ये पुलिस तो डेफ़िनिटली यूज़ करेगी। तो अभी सैटरडे को दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में, उसमें भी इसी तरह का इवेंट है, एक हैकाथन है और मैं उसमें भी स्पीकर हूँ। तो जो जॉइंट सीपी हैं एसके जैन साहब, डीसीपी अंकित जी और एडीसीपी अचिन गर्ग जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इस तरह के इवेंट होते रहते हैं, इंडिया भर में हो रहे हैं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो पता रखें और इस तरह के इवेंट के थ्रू भी आप एक्सपोज़र ले सकते हैं। फाइन। सर अभी आपने कहा कि ट्रैकिंग के लिए बनाया वीपीएन की। वीपीएन हम भी सोचते हैं कि यार चलो कौन ही ट्रैक करेगा, लेकिन हुँ। मैं तो ये होता है कि जब आप आ रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली हम बात भी नहीं करते आपके बारे में। सुन क्यों? ना लें। हाँ, कहीं सुन ना ले कहीं यार, मतलब कहीं यही कोई चिप-विप तो नहीं पड़ी हुई। मतलब नहीं, इस बार मैं एक डिवाइस लेके आया हूँ आपको ओके। दिखाने के लिए, दिखाऊँगा भी। हाँ, बिल्कुल ये डिवाइस ज़रूर देंगे सर, और मतलब सरप्राइज़ होगा कुछ आपका इसमें, वो बात करेंगे। तो मैं भी क्या बोल रहा था, मैंने कहा देखो जो भी बात करना है सर के बारे में थोड़ा सोच समझ के बात करना कि कहीं कुछ ऐसा तो गलत नहीं है। मत हाँ, बोलना। कहीं कुछ ऐसा होगा कि वो बैठ के ना सुन ले। तो इस पे बात कर रहा था। इसमें सर एक साइबर सिक्योरिटी में एक सेइंग आती है, मैंने सुनी थी कुछ दिन पहले। वो ये कहते हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट एंड एवरीथिंग एल्स वी ट्रैक। हुँ, तो क्या मतलब हर चीज़ हम ट्रैक कर लेते हैं। तो क्या वो सही है कि हर चीज़ ट्रैक हो जाती एब्सोल्युटली। देखिए, वो तो मैं डे 1 से यही कहते आ रहा हूँ है? कि ट्रैक नहीं होता तो हम पकड़ते कैसे क्रिमिनल को? क्रिमिनल को लगता है कि वो छुपा है, ऐसे छुप जाएगा, वैसे छुप जाएगा, ये कर लेगा, वो कर, कुछ भी कर ले, पकड़े तो सब जाएँगे। तो ये इल्यूज़न है, ये मिथ है। आप साइबर स्पेस में तो किसी तरीके से पूरी तरह अपने आप को छुपा नहीं पाएँगे। और फाइन। लेकिन हाँ, ये है कि लोग कोई ना कोई गलती करते हैं। टूल्स की वजह से नहीं, उनकी गलतियों की वजह से वो एक्सपोज़ होते हैं। ओके। जैसे कि आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, अब लोग कहेंगे साहब एक रीज़न दीजिए, ऐसे आपने एक स्टेटमेंट दिया। आप वीपीएन यूज़ कीजिए। जब आप लंबे समय तक वीपीएन यूज़ करेंगे, तो कई बार ऐसा होगा कि वीपीएन डिस्कनेक्ट भी होगा और फिर दोबारा कनेक्ट बिल्कुल। करेगा। आपको शायद पता नहीं पड़ेगा, वो स्पीड कम हो जाएगी या आपको ऐसा लगेगा ये कुछ गड़बड़ हुआ। यदि वो डिस्कनेक्ट हुआ, तो उस समय उस सर्वर पे आपका रियल आईपी जाएगा देन व्हाट? और आप एक्सपोज़ हो जाएँगे। फाइन। सर आप जो टूल दिखा रहे थे वो बताएँ प्लीज़, मतलब वो किस तरीके से आप यूज़ करते हैं ये और वो देखिए, है क्या मैं चीज़? ये नहीं चाहता कि लोगों को पता पड़े कि टूल है क्या, हाँ, ओके सर। लेकिन लोग पता कर लेंगे कि लोगों ने बहुत स्मार्ट है, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो तो पिक्चर सर्च कर लेती है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन फिर भी, तो ये एक टूल है जो मेरी टीम में कोई लेके आया था, अज़रबैजान गया था, तो ये बेसिकली तो
लीगल नहीं है इसको परचेज करना, पर ये एक्चुअली डिवाइस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। जो IoT डिवाइसेस हैं, हाँ जो सर। हम सेंसर्स हैं या जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, उनकी टेस्ट उसमें हैकिंग तो नहीं हो सकती। ओके। लेकिन अब इसको आप हैकिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कोई भी कार्ड है, उसको आप क्लोन कर सकते हो, चाहे वो होटल का एक्सेस कार्ड हो, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, 12 प्रोग्राम अभी इसमें हैं। तो आप वो प्रोग्राम को रन करो और आपके पॉकेट के बगल से मैं टच करूँगा तो क्लोन हो जाएगा, इसके अंदर उसका डेटा आ जाएगा, फिर मैं एक नया कार्ड जनरेट कर लूँगा और उस कार्ड को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी होता क्या है कि सिर्फ टच से भी पैसा निकल जाता है। उसका लिमिट है 5,000 थी, अब शायद 10,000 हो गई है। तो यदि मैंने आपका कार्ड क्लोन कर लिया तो बिना OTP या पिन के भी मैं इतना पैसा पर डे तो निकाल ही सकता हूँ। तो ये फ्रॉड बढ़ गए, एकदम से बिल्कुल तेजी सर। से बढ़ गए। दूसरा, इसके अंदर आप कार्ड, जैसे मैंने कहा कि एक्सेस कार्ड क्लोन किया तो आप बिल्डिंग के अंदर भी जा सकते हैं, सेंसिटिव एरियाज में जा सकते हैं, होटल में रूम का, जिसको हमने अभी बिल्कुल सर, आपने स्टोरी कहानी बताई। सुनी थी, जो वो हो जाएगा इसके थ्रू। अरे! और तीसरा है कि इसके अंदर आप ब्लूटूथ बेस्ड अटैक भी कर सकते हैं। यदि किसी का ब्लूटूथ ऑन है हाँ और वो सर। आपके आसपास है, तो इसमें एप्लीकेशन चला के आप उसके ब्लूटूथ के थ्रू कुछ पॉपअप भेज सकते हैं, ट्रिगर भेज सकते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और आदमी गलती करके वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उसका फ़ोन हैक भी हो सकता है। तो इस तरह के 12 डिफरेंट खतरनाक एप्लीकेशंस हैं। इसके थ्रू आप गाड़ी भी हैक कर सकते हैं। अरे! तो हम लोगों ने एक बड़ी पॉपुलर गाड़ी है, उसको डेमो किया हुआ है, जिससे इसको अनलॉक किया जा सकता है गाड़ी को। तो गाड़ी की जो की होती है, हाँ सर। ये रैंडम कीज ट्राई करता है और इवेंचुअली एक एप्लीकेशन है, वो कर करके एक लेवल पे जाके अनलॉक कर देता है। तो ये पर्पस इसका ये है कि हम ये टेस्ट करें कि वो गाड़ी की की में इनक्रप्शन है या नहीं है, ओके। या कोई भी ऐसी स्मार्ट वॉच इनक्रिप्टेड डेटा भेज रही है कि अनइनक्रिप्टेड है। ये पॉसिबिलिटीज टेस्ट करने के लिए डिवाइस बनाई गई, हैकिंग के लिए नहीं बनाई गई है। लेकिन मोस्टली ये हैकिंग के लिए ही यूज होती है। लेकिन सर, आपसे जो लोग मिलते होंगे, उनको बड़ा एक बार ना थोड़ा-सा रहता होगा, यार अमित सर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। मतलब नेगेटिवली नहीं, बट स्टिल कि यार ऐसे-ऐसे डिवाइस सर के पास रहते हैं। ऐसे कोई कभी आपके पास कोई चाबी हो, कभी कोई आपका नोट ही हो आपका, कोई पेन ही हो आपका। उससे क्या तो चीज़ कर सकते हैं? मतलब डर बहुत लगता होगा लोगों को। राजकुमार हिरानी जी मेरी बुक के ऊपर वेब सीरीज बना रहे हैं। ओके। तो जब उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनको कुछ डेमोस करके दिखाया। मैंने कहा सर ये वर्ल्ड ऐसा है, देखिए मैं आपके ईमेल से ईमेल भेज देता हूँ, आपके फ़ोन के अंदर ये इंस्टॉल रिमोटली कर सकता हूँ, कुछ दिखाया, कॉल कर सकते, कॉल स्पूफिंग बिल्कुल। वगैरह। तो बातचीत चल रही थी, हम लोग 2-3 दिन डिस्कशन कर रहे थे। अचानक बोलते हैं कि एक काम करो, मेरे ईमेल से, हम दोनों बात कर रहे हैं, मेरे ईमेल से एक ईमेल भेजो मेरे CEO को। अच्छा। मैंने भेज दो, उस पर लिखो कि ये डील बन नहीं रही है, ये लड़का को ज़्यादा पैसे मांग रहा है। ऐसे करके। और वो जो CEO है उस समय एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहा है, मतलब ही इज ओके, ओके। ही बिजी इन ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। तो उसको अचानक से ईमेल आएगी तो टेंशन में तो आ जाएगा बिल्कुल। कि सर 2-3 दिन से डिस्कशन चल रहा है, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो मैंने भेज दी, मैंने सर के ईमेल से ईमेल भेज दी। जैसे उसको ईमेल भेजी, तौड़ से दौड़ता हुआ आया, सर 2 मिनट आपसे अकेले बात कर। तो प्रैंक किए हम लोगों ने। तो ये पॉसिबिलिटीज कई बार ये भी मौका देते हैं कि हम किसी के बहुत क्लोज आ जाते हैं। जैसे कि कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब उनके घर जाता हूँ तो जैसे ही बैठता हूँ, अच्छा आप आ गए, ये लो ये मेरा फ़ोन लो। अच्छा। तो क्यों, स्कैन करो इसको। तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उनको इतना ट्रस्ट है, क्योंकि वही जब मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। कि उसको पता है आप ये देंगे नहीं तो वैसे भी देख सकते एग्ज़ैक्टली, वो हैं। वैसे भी देख लेगा। तो इसलिए छुपा के क्या फ़ायदा, तो इसी से स्कैन करा लो। तो क्लास का जो सबसे बदमाश लड़का होता है ना, उसको मॉनिटर बना दो तो वो बदमाशी नहीं करेगा, तो कि उसकी जिम्मेवारी आ जाती है। तो अब मैं अपने आप को ऐसे जिम्मेवार देखता हूँ, अब तो बिल्कुल हैक नहीं होना चाहिए डिवाइस, क्योंकि कुछ हुआ बिल्कुल। इसको दिया था। कुछ भी डेटा लीक हुआ या बिल्कुल। कुछ भी गड़बड़ हो गई ना कल के दिन, तो आप ज़्यादा बदनाम हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रेशर भी रहता है जब आपको लोग जान जाते हैं। और मैं नहीं बताता, लोग नॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं कि साहब फ़ोन दूर रखना अपना, ऐसे कर। जैसे मैं भी कह रहा हूँ। सर, इस डिवाइस पे आपसे बात करूँगा कि हुँ। ये जो डिवाइसेज़ हैं, इनको बनाता कौन है सर? और अगर ये डिवाइसेज़ बन गए, कार्ड क्लोन हो गया, तो सर लाइफ में तो मतलब मेरे को तो लग रहा है कुछ भी हो सकता नहीं, ये डिवाइस ऐसा नहीं, ऑफ़िशियली ज़रूरत होती है इनकी। जो मैं कह रहा हूँ कि कभी भी कोई चीज़ हम डेवलप करते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमें ऑफेंसिव टूल किट की भी ज़रूरत होती है।
जैसे काली लिनक्स करके एक प्लेटफॉर्म है हाँ सर। जो ऑफेंसिव टूल्स के लिए ही यूज़ होता है, या उसके अंदर और अलग अलग फ्रेमवर्क, जैसे ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है, बीफ फ्रेमवर्क बोलते हैं उसको, जिसके थ्रू ब्राउज़र कैसे हैक कर सकते हो आप। तो ये सारे प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाए गए ताकि हम सिक्योरिटी टेस्ट कर सकें, पर सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए आपको हैक करना पड़ेगा, बिल्कुल। पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि हैक होता है नहीं होता, तो फिर वो हैकिंग की तरह यूज़ होने लगते हैं। तो ये एक मिसयूज़ ऑफ सच टूल्स हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि इसीलिए बनाया गया था कि लोग उसका नेगेटिव यूज़ करें, लेकिन हाँ, बनाना तो पड़ता ही है, वरना हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? आप जब मैं 2003-4 में सैमसंग में था, तो हम लोग कॉल ड्रॉप कैसे टेस्ट करते थे? ओके। 2 मिक्सी है, ठीक है सर। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर 3G कॉल लगाया ओके। और दोनों में डाले और मिक्सी के अंदर फ़ोन यूँ-यूँ चल रहा है। अच्छा। और 5 मिनट बाद फ़ोन निकाला तो ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब हर तरीके से उल्टा-सीधा हो गया, ओके, फ़ोन ओके, सब हो गया, ओके। लेकिन कॉल ड्रॉप नहीं हुआ। तो रोबस्ट टेस्टिंग होती है, जैसे ड्रॉप टेस्टिंग भी होती है हाँ सर, कि बिल्कुल। फ़ोन को यहाँ से ले जाके छोड़ दो, तो देखो सेफ़ है कि नहीं। तो उसमें लिखा आता है कि उसकी ड्रॉप टेस्टिंग इतनी हाइट से हुई है। तो इस तरह की चीज़ें वैसे तो लगेंगी यार ये तो तोड़ने के लिए क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं, उसकी रोबस्टनेस टेस्ट करने के लिए कि वो बिल्कुल। सस्टेन करेगा। सेम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है, उसके लिए टूल होते हैं। फाइन। सर एक चीज़ पता करूँगा अभी आपसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का फ़ोन चोरी हो गया अभी, तो आप उसको कैसे ढूँढेंगे? देखिए, यदि एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के थ्रू ठीक है सर। फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन आता है, गूगल पे सर्च करो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, पहले ही लिंक आ जाएगा फाइंड माय ठीक है डिवाइस। सर। यदि आपके फ़ोन में जो जीमेल है आप उसमें लॉगिन कर देते हैं, लोगों का नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट होता भी है, घर के लैपटॉप में जीमेल, घर के लैपटॉप में वही जीमेल लॉग्ड इन है जो आपके फ़ोन का है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वहाँ जाना है, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर सर्च मारना है, पहला लिंक आएगा फाइंड माय डिवाइस, क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोन की लोकेशन दिख जाएगी। अब आप 4 काम कर सकते हैं, उस पे रिंग कर सकते हैं, यदि फ़ोन आपका साइलेंट भी है, तो फुल वॉल्यूम में बजेगा। आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मान लो आप उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि डेटा जी सर। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फॉरवर्ड कर सकते हैं वैसे। और 2-3 ऑप्शन और हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, बट उसमें 3-4 ऑप्शन आएँगे आपको। ये तो मिनिमम आप तुरंत कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अब यहाँ बैठा था मैं, इस सोफ़े में फ़ोन यहाँ चला गया, अब मैं उठा, मैं पूरे उसमें ढूँढ रहा हूँ, कहाँ रख दिया भूल गया। फ़ोन यहाँ है, लेकिन वो आवाज़ भी नहीं आती और साइलेंट था तो वो ढूँढ भी नहीं पाते। तो इस तरह से तुरंत आप ढूँढ सकते हैं। गाड़ी के अंदर फ़ोन छूट गया, किसी के घर में छूट गया, तो ये तो तुरंत कर लेना चाहिए। पर मान लो फ़ोन चोरी ही हो गया हाँ है, सर। तो फ़ोन क्या करता है, जब फ़ोन चोरी होगा तो उसके अंदर वो तुरंत उसको ऑफ कर देगा। ठीक है। तो अब आपको एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर के थ्रू उसकी लास्ट लोकेशन मिलेगी। ठीक है सर। यदि बंदे ने फ़ोन यहाँ से चोरी किया है और फ़ोन यहाँ ऑफ किया है, तो हमें उसका कुछ ट्रैक मिल जाएगा। यदि मुझे उसका ट्रैक मिल गया और यदि ट्रैक इतना मिल गया कि उस बंदे का फ़ोन में पता कर सकूँ। ओके। समझ गया सर क्या कह रहे हैं। जैसे कि जैसे कि एक बार एक लखनऊ के हाईवे पर ओके। गन पॉइंट पे गाड़ी चोरी हुई और फ़ोन उठा के उन्होंने रखा और फ़ोन बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब, और ये कोविड के बाद की बात है, तो कमिश्नर साहब सुजीत पांडे जी थे। उन्होंने कहा कि यार इसको तो पकड़ना पड़ेगा, वरना डॉक्टर्स ही, और डॉक्टर की गाड़ी थी, ओके। डॉक्टर की गाड़ी भी लेगा, बोले डॉक्टर ही इस समय सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हम लोगों ने 3-4 घंटे मेहनत की और निकाल के दे दिया, साहब ये है बंदा, पकड़ लो, भागेगा भी नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ जाएगा। तो वो मिल गया। अब वो करना क्या किया हमने, उसने क्या किया था, जब डॉक्टर, हमने पूछा कि साहब गाड़ी के अंदर जीपीएस था, बोले ना, और बोले रोड सुनसान थी क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो किसी ने देखा भी नहीं, बिल्कुल। और फ़ोन 4-5 मिनट के बाद बंद हो गया। तो मैंने कह दी किसी ने देखा नहीं है और फ़ोन 5 मिनट के बाद बंद हो गया है, तो हम उसे पकड़ लेंगे। ओके। तो बोलते हमें लगा कि यही 2 चीज़ें अगेंस्ट बिल्कुल, जा रही हैं। बिल्कुल। बोले ना ना सर, यही फेवर में जा रही हैं। कैसे? बोलते कैसे? मैंने कह दी किसी ने देखा नहीं है, तो उस रोड पे सिर्फ ये थे और कोई था ही नहीं। ठीक है। हाँ, और यदि फ़ोन 5 मिनट बाद बंद हुआ है, तो मैं ये देखूंगा कि फ़ोन जहाँ चोरी हुआ उसके बाद 5 मिनट उसने कौन सा रास्ता तय किया। ठीक है। तो ये हाईवे तय किया, डन। अब उस 5 मिनट में उसने 2 बार टावर स्विच किया या 3 बार टावर स्विच ठीक है। किया। यदि 3 टावर स्विच किए हैं, तो अकेले इस फ़ोन ने थोड़े ना किए हैं। बिल्कुल। इस फ़ोन के संग जो क्रिमिनल का फ़ोन होगा वो उसने भी तो उसने स्विच किए हैं। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि उसी दौरान 8 से 8:05 के बीच में ऐसे कितने फ़ोन थे जो पहले यहाँ इस टावर से सर्विस ले रहे थे, फिर यहाँ कॉमन नंबर एनालिसिस किया तो दूसरे नंबर निकल आए जो क्रिमिनल के थे। ट्रू कॉलर पर डाले, उनके नेम आ गए और उसके बाद खेल हो गया। तो ये सॉल्व करना बड़ा
सिंपल हो जाता है यदि आपको पैटर्न समझ ना आ जाए। जैसा मैंने कहा कि हम चाहें ना चाहें कुछ ना कुछ हमारे डिजिटल फुटप्रिंट छूटते रहते हैं। तो आपका फ़ोन यदि चोरी हो जाता है तो भारत में तो एक बहुत अच्छी सर्विस है, जी संचार सर, उसके साथी बारे में बात .gov.in करेंगे। पर जाएं और वहाँ पर आप रजिस्टर कर दें तो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। यदि फ़ोन कल के दिन कोई यूज़ करने की कोशिश कर रहा है तो ऑपरेटर को रिक्वेस्ट जाएगी, ऑपरेटर के पास चूँकि ये फ़ोन ब्लैक लिस्टेड है या ब्लॉक्ड है तो वो उसकी रिपोर्ट तुरंत संचार साथी को देगा और वो आपके पोर्टल पे दिखाई देगी, आपको एसएमएस भी आएगा और उसके बाद आप रिकवर भी कर सकते हैं, पुलिस भी आपकी हेल्प करेगी। ऑफिशियली सारा डेटा आपके पास आ जाएगा कि किसके पास फ़ोन था, कौन सा सिम लगाया गया था उसमें और सिम से आप उस बिल्कुल बंदे सर, तक वो पहुंच सब जाएंगे। आईफोन के अंदर ये फैसिलिटी है, यदि आईफोन बंद भी है तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अच्छा सर। तो आई क्लाउड ये फैसिलिटी देता है, ये आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। यदि आप आई क्लाउड लॉग इन करेंगे तो लोकेशन निकाल सकते हैं। तो कुछ तो तरीके हैं ही, ऑफिशियल है, सरकारी, कुछ डे टू डे आप यूजेस भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में प्रोएक्टिवली एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, बड़ी ट्रैकिंग ऐप्स या फ़ोन ट्रैकिंग ऐप, इस तरह की ऐप्स भी हैं कि यदि आपका फ़ोन कोई ज़बरदस्ती बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर पाएगा। ओके। तो आप अपने सेटिंग्स में जाएं एंड्रॉयड में और वहाँ पर 3 सेटिंग्स ऐसी कर लें। एक कि फ़ोन आपका यदि कोई ऑफ करना चाहेगा तो पासकोड मांगेगा ओके। और जब तक वो पासकोड नहीं देगा फ़ोन बंद नहीं होगा। ठीक है सर। दूसरा आप कहोगे कि साहब वो क्या और कर सकता है, यदि फ़ोन बंद नहीं होगा तो ट्रैक करता रहेगा, हाँ सर, सिम निकाल सकता है। सिम निकाल सकते हैं सर। यदि वो सिम भी निकाल देगा तो भी वो फ़ोन नियरेस्ट नेटवर्क जो भी होगा उसके बेस पर आपको उसका- लोकेट ठीक है सर। लोकेशन दे सकता है। तो उसमें ऐसे 2-3 फीचर हैं, अब गूगल ने डाले हुए हैं, मेरे ख्याल से लोगों को बताना ज़रूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भेज दूंगा तो आप बिल्कुल। ग्राफिक्स में दिखा दीजिएगा। बट ये फीचर है कि आपका फ़ोन यदि चोरी भी हो जाए तो कोई उसको ऑफ नहीं कर सकता और यदि सिम भी निकालेगा तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मेरे एक चीज़ याद आई और वो और मतलब काफ़ी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो चीज़। हर कोई एटीएम में जब भी डालता है एटीएम कार्ड लगाया और पैसे निकाले और एटीएम कार्ड निकालने के बाद ना वो पिन पे वो जो क्रॉस वाला निशान उस पे 3-4 बार मारता है हाँ। कि यार ऐसा ना हो कि कहीं उससे कुछ। तो सर ये क्या है? ये मुझे बताएँ, मतलब क्या आप आपने तो समझा दिया इसको, लेकिन थोड़ा-सा इसको नहीं, कुछ मशीन के अंदर कुछ फ्लॉज़ थे, ओके, वो इमीडिएट लॉग आउट नहीं करते थे पहले। ओके। जब आप कार्ड निकालते थे तो उसके बाद भी वो लॉगिन रह जाती थी मशीन। अभी उसके बाद तो फिक्स होते गए, अब तो इवॉल्व होते-होते हम काफ़ी आगे आ गए। कई बार क्या करते थे लोग कि उसमें ऐसा भी किया लोगों ने कि आपने कार्ड स्वाइप किया और पैसा जब निकल रहा था तो पैसे नहीं निकाले। मतलब जैसे कि आपने 10,000 रुपए विथड्रॉ किए तो उसमें से 5,000 निकाली, 5,000 उस मशीन में छोड़ दिए। अच्छा, तो मशीन क्या करती थी, यदि आप पैसा विथड्रॉ नहीं करोगे तो वापस स्वैलो करती थी पैसा। तो जब वापस स्वैलो करती थी तो जो वो इनपुट काउंट होता था वो वही मान के चलती थी जितना आपने विथड्रॉ किया। ओके। मतलब आपने ठीक। 10,000 विथड्रॉ किए थे, अब उसने नोट तो 5 जब मतलब इनपुट करते समय वो नोट नहीं गिन रही है, ठीक है। वो पूरे के पूरे नोट उसने जो भी बचे 2 नोट भी उसने स्वैलो किए। मान लो आपने 8,000 निकाल बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। 2 स्वैले किए, लेकिन अंदर काउंट होती है कि 10,000 वापस आ गए। ओके। आप समझ, तो लोग अपने बार-बार ऐसा करते थे। ये बहुत हुआ और तो आपके पैसे बिल्कुल। मतलब आप समझ रहे हो अकाउंट में 20,000 थे, आप 1 लाख विथड्रॉ कर चुके हो। खेल ऐसा भी हुआ। फिर वो फिक्स कराया गया। सो अलग-अलग तरह की वल्नरेबिलिटी सिस्टम में आती गई और हम धीरे-धीरे उसको फिक्स करते गए। तो जो सेशन लेयर के रेफरेंस में एक और एग्जांपल दूँगा। आप लोग जाइए, एक लिंक अपने मोबाइल में खोलिएगा, privacy.net/analyzer, ठीक है। privacy.net/analyzer, उसको आप खोलेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। उस पेज के नीचे एक बटन आएगा स्टार्ट टेस्ट करके। स्टार्ट टेस्ट को क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल की या लैपटॉप की चुरा के सामने दिखा दी। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यदि मुझे मिल गई तो मैं आपका डिवाइस हैक कर सकता हूँ। अब आपने नोटिस किया कि privacy.net/analyzer ने बिना आपकी परमिशन लिए आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा के आपको दिखा दी। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आपका आईपी एड्रेस होगा। वो तुम्हें पता है कि हम जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस बिल्कुल। करते हैं सबसे पहले हमारा आईपी OP एड्रेस जाता है। जाता है, तो वो तो सबको पता ही है। यदि कोई ऐसा मान के चल रहा है कि भाई मैं अपनी लोकेशन छुपा लूंगा, लोकेशन ऑफ कर लूंगा, वो नहीं छुपा सकता। आप बिना लोकेशन एक्सपोज किए इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप किसी सर्वर को एक्सेस करते हो पहली चीज जाती है आपका आईपी एड्रेस, तो लोकेशन तो जाएगी। बिल्कुल। अब आपने privacy.net पे और भी चीजें देखोगे, आपकी वो बताएगा कि आपका सिम कार्ड कौन सा है, आपका वाईफाई
प्रोवाइडर कौन है, डिवाइस आपकी आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक सिस्टम है, विंडोज़ है, उबुंटू है, जो भी है, ब्राउज़र आपका सफारी है, क्रोम है, जो भी है, उसका वर्जन क्या है, रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है, आपकी बैटरी का स्टेटस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। अब इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि मुझे मिले तो मैं आपके अगेंस्ट एक अटैक वेक्टर तैयार कर सकता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, रात में मुझे 11:30 बजे यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी का फ़ोन आया। बोले साहब सीएम साहब का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। तो वो सीएम ऑफिस यूपी ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और प्रोफाइल पिक्चर बदल दी, किसी ने उस पर बिटकॉइन रिलेटेड ट्वीट्स हो रहे थे। बोले आज इसको इमीडिएटली आप रिकवर कराइए। तो नोडल से बात करके रिकवर करा लिया। फिर मेरा काम था ये पता करो कि यार ये हैक हुआ कैसे, ऐसी कौन सी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई। तो मैंने जो बंदा मैनेज करता था सोशल मीडिया, उससे बात की। उसने कहा अमित, मैं सारे उनके सोशल मीडिया अपने लैपटॉप से लॉगिन करके बैठा था, उसी लैपटॉप पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा था, उस पर एक लिंक आया, मैंने क्लिक किया और मेरे सारे सेशन हाईजैक हो गए, ट्विटर के सेशन हाईजैक हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है सेशन हाईजैकिंग हुई है। अब सेशन हाईजैकिंग क्या होती है? सेशन हाईजैकिंग इज अ मेथड थ्रू विच आई कैन लॉग इन टू योर अकाउंट विदाउट यूजिंग योर पासवर्ड। बिना आपका पासवर्ड जाने भी मैं आपके अकाउंट से लॉग इन कर सकता हूं। इसको बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। अब ये होता कैसे? जब आप लैपटॉप में आपने इंस्टाग्राम लॉगिन कर रखा है या जीमेल या फेसबुक, अभी आप लैपटॉप पे जाएंगे, facebook.com करेंगे, आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने लॉगिन किया था, लॉग आउट नहीं किया था, तो आपका वही सेशन चल रहा है। सेम सेशन आप साल भर भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया होगा, तब फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के सर्वर ने आपको एक सेशन आईडी दिया होगा। ठीक है। वो जो सेशन आईडी है वो एक रैंडम नंबर होता है, वो आपके ब्राउजर में सेव्ड होता है। जब नेक्स्ट टाइम आप उसी सर्वर को एक्सेस करते हो और आपने लॉग आउट नहीं किया था, तो वो चेक करता है कोई वैलिड सेशन है क्या। वो सेशन दिख जाता, वो कहता अरे मैं जानता हूं, तो अमित इसको अलाउ करो, वो मेंटेन रहता। मैं वो सेशन आईडी एक क्लिक पे चुरा सकता हूं। यदि मैंने वो सेशन आईडी चुरा लिया और अपने ब्राउजर में डाला और रिफ्रेश कर दिया, तो मैं भी उसी अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक। पर फिर आप कहोगे फिर सबके संग क्यों नहीं होता? सर एक क्लिक लिंक आया, सेशन आईडी चोरी हो जाए, सबका हो जाना चाहिए। आपको हर दिन हजारों लिंक आते हैं, कई बार लिंक आ जाता है, इज दिस यू इन दिस वीडियो, आपने क्लिक किया, इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो। कोई भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करके आपसे लिंक तो क्लिक कराया जा सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्राउजर वल्नरेबल था। यदि आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है तो चांसेस हैं कि ऐसा होगा। यदि आपने अपना ब्राउजर अपडेटेड रखा हुआ है, लेटेस्ट वर्जन है, तो नहीं होगा। तो आप सपोज क्रोम यूज कर रहे हो, तो आप क्रोम की सेटिंग्स में जाके नीचे अबाउट में जाओगे तो आपको वो ऑप्शन देगा अपडेट करने का, और अपना ब्राउजर अपडेट देख सकते हो कि वर्जन क्या है और अपडेटेड है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हो। पर यदि अपडेटेड नहीं है तो होता क्या है कि अधिकतर जीरो डे वल्नरेबिलिटीज ब्राउजर की ही आती है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब है वो वल्नरेबिलिटीज, वो कमजोरियां जो किसी को पता ही नहीं है, जो डेवलपर्स को नहीं पता। क्रिमिनल्स को तो पता है, तभी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पर जिस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है, OEM है, उसको नहीं पता। क्रोम को नहीं पता कि ऐसा भी कोई वल्नरेबिलिटी बना, फिक्स ही कर देता। अब जब तक उसको नहीं पता है, वो जीरो डे है। वो जीरो डे है तो क्रिमिनल उसको खरीदते हैं और उसको अपने टारगेट्स के अगेंस्ट यूज करते हैं। जब तक हल्ला होता है कि अरे ऐसा हो रहा है, तो फिक्स हो जाती है, तो उसका पैच आ जाता है। अब जिसने पैच अपडेट कर लिया वो बच गया, वो तो बच जाएगा, आगे बच जाएगा, वरना लोग अभी भी लुटते हैं। तो भी आप सिर्फ गूगल पे ऐसे ही कर लेना, हैकर्स न्यूज़ करके कोई, तो आपको पिछले हफ्ते की बहुत सारी जीरो डे वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें आप देखोगे कि एप्पल की भी है, एंड्रॉइड की भी है, सर गवर्नमेंट की भी कोई CRT वगैरह भी डालते रहते हैं, सर्ट भी डालता जी है। जी। तो वो एक तो पता पड़ गई, दूसरा कई लोगों ने अभी भी अपडेट नहीं किया, क्योंकि कई सारी ऐसी ऐप की वल्नरेबिलिटीज हैं जो हम रेगुलर अपडेट नहीं कर रहे हैं, मान लो, या फोर्स्ड अपडेट हमारे फोन में सेट नहीं है, तो चांसेस हैं कि कोई आपकी सेशन हाईजैकिंग कर सकता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। जो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हमने सीखा कि privacy.net/analyzer से बहुत सारी चीजें सामने वाले को वैसी दिख जाती हैं। इसका मतलब यदि ये देख सकता है तो कोई दूसरी लिंक भी देख सकती है। आपको मैं एक लिंक क्रिएट करके भेजता हूँ, और आपका ये तो उठा ही लूंगा मैं, जो डेटा ये वाली वेबसाइट उठा रही है। इसके अलावा मैं आपके ऑटोफिल डिटेल भी पढ़ सकता हूँ यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है, पासवर्ड्स भी निकाल सकता हूँ, और
कोशिश करूँगा तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और कैमरा भी एक्सेस कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी है नहीं है। बट ऑल दिस इज़ पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपडेटेड रहें। फाइन। सर इसमें एक चीज़ और आती है कि लैपटॉप पे ना जो वेबकैम होता है, कहते हैं कि यार वो वेबकैम भी जो है ना उस पे कुछ लगा लिया जाए, अभी तो शटर भी देने लग गए थे बहुत सारे ओईएम्स जो है। तो क्या ये भी सही है कि वहाँ उसके थ्रू भी स्नूपिंग होती है, उसके थ्रू भी अगर लैपटॉप बंद भी हो तो भी रिकॉर्ड हो सकती है या हैक करके? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई थी ना WTMP, हाँ सर। याद है? हाँ। वो क्या करती साइलेंट ही कैमरा चलता है उसमें, आपने अनलॉक करने की कोशिश की तो आपकी फ़ोटो खींच के डाल दिया उसने। ना कोई आवाज़ आती है, ना कोई इंडिकेशन होता है। यदि ये कर रहा है तो और भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये सिर्फ़ ये जानने के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। मैं एप्लीकेशंस के नाम नहीं बताना चाह रहा, बट ये होता है, हो सकता है। इसलिए यदि आपको थोड़ा-सा भी अभी सेक्सटॉर्शन के केस हैं, उसमें क्या होता है, एक वीडियो कॉल आई, उठाया, एग्ज़ैक्टली सर। अब तड़ से आपका चेहरा दिख गया। सामने आपने देखा तो कोई लड़की है या कोई लड़का है जो बिना कपड़ों के, और फिर उसको देखते हुए आपका वीडियो बन गया। ये चांसेस को कम करने के लिए, हटाने के लिए आप ऊपर एक कवर रखेंगे अपने फ़ोन के कैमरे पर या लैपटॉप के कैमरे पर, तो काफ़ी सारे ऐसी सिचुएशन से बच जाएँगे, जहाँ पर आपके डिफ़ॉल्ट कैमरे का एक्सेस लेकर किसी ने आपकी वीडियोज़ बना ली या पिक्चर खींच ली, या और फिर उसके बाद उसको मिसयूज़ किया। तो ये रिस्क कम करने के लिए आई रिकमेंड कि आप वो कवर रखें। मेरे लैपटॉप में, दोनों लैपटॉप में कवर है, मेरे फ़ोन में भी। नहीं, आपका लैपटॉप रखा रहता, मैं तो आस-पास भी नहीं जाता उसके। कहीं आगे पीछे भी कुछ। प्रॉब्लम ये है कि क्रिमिनल आस-पास आके नहीं करेगा, बिल्कुल। वो दूर से करेगा। तो आपको तो बचना दूर वालों से। बिल्कुल। सर एक चीज़ बताएँ कि लोग फ़ोन तो पुराने खरीदते हैं, लैपटॉप भी खरीदते हैं क्योंकि लैपटॉप अब थोड़ा-सा महँगे हो गए, पहले 20-25 हज़ार रुपए का लैपटॉप आया था, अभी 50-60 हज़ार रुपए का ढंग का लैपटॉप आता है। तो अब क्या करते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेते हैं। तो क्या सेकंड हैंड लैपटॉप लेते हुए भी किन्हीं चीज़ का ध्यान रखा जाए, जैसे फ़ोन खरीदते हुए, क्या इनके थ्रू भी क्राइम होते हैं और कैसे सेफ एंड सिक्योर रहा जाए इसमें? अभी 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, एक भाई साहब को एक फ़ोन आया ठीक है। कि साहब आपका फलाना परचेज़ था, या आपने एक लैपटॉप खरीदा था और उसमें एक फ़ोन गिफ्ट में निकला है, अच्छा। तो हम भिजवा रहे हैं। इन भाई साहब ने खुश हो गए, तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल। गिफ्ट में फ़ोन आ रहा है। फ़ोन आया, यूज़ करना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद इनके अकाउंट से सारे पैसे निकल गए। अरे! ये हुआ न्यूज़ सर, देखिए आप, 2 हफ्ते पहले का केस। ये भी हो रहा है। मैं आपको आके कहीं से कोई अननोन फ़ोन आया और उसने कहा कि साहब गिफ्ट भेजा है, और मैं आपको फ़ोन दे दूँ बिल्कुल या सर, बिल्कुल ले लैपटॉप लेगा दे दूँ, बंदा। या मैं आपको कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दूँ जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, और उसमें एक प्री इंस्टॉल्ड मैलवेयर है, जो स्क्रीन शेयर कर देता है या आपके ओटीपी चुरा के बाहर भेज देता है, तो एक दिन आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा और आपके लिए आगे के लिए मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी। मान लो वो पैसा चुरा ले, वो अलग बात है। आपके पर्सनल डिटेल्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ क्रिएट कर ले, बना ले, कम्युनिकेशन निकाल ले, चैट निकाल ले। तो ख़ास तौर से देखिए, ये थ्रेट तो हर किसी के लिए है। कभी भी फ्री का कोई फ़ोन ऐसे और सर एक्सेप्ट ना मतलब करें। ये शुरू में तो लग सकता है छोटी-सी बात, लेकिन ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जब आप सेकंड हैंड खरीदते हैं, तो कई बार लोग ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप डाल देते हैं उसमें और फिर परेशान करते हैं। तो आप हमेशा फ़ोन खरीदने के बाद फॉर्मेट करें, उसके बाद उसका IMEI चेक करें। sanchar-sathi.gov.in पर सर वहीं जाएँ पे जाके दोबारा। और वहाँ पे उस IMEI को चेक करें कि चोरी का फ़ोन तो नहीं है, ये पहले कहीं रिपोर्ट तो नहीं हुआ है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यदि आपको ना दिखे, तब जाके आप उस फ़ोन को यूज़ करें, लेकिन यूज़ करने से पहले भी उसको फॉर्मेट कर लें। फ्रेश एप्लीकेशन डालें। उससे क्या होगा कि आप, यदि कोई ऐसा रैट टूल या ट्रोजन पड़ा हुआ है उसमें, तो वो हट जाएगा। लेकिन सर अभी जो आप बता रहे हैं ना इस पे, तो मतलब ये तो दिमाग के तार खड़े कर दिए इसने मेरे, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं ना कि भाई कुछ फ्री में मिल जाए और बड़े गिफ्ट्स भी मतलब जो फ्रॉड वाले भी आते हैं वो 1-2 बार मेरे को भी कॉल करके इसमें सच है क्या? हुँ, हुँ। उनका कहने का मतलब है अगर सच है तो मंगा लेते हैं। भाई देखिए, अगर किसी ने ये तो किसी इंडिविजुअल बंदे का केस था, इसलिए न्यूज़ में भी आ गया। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो ट्रैप हुए हैं, अरे! क्योंकि उन्होंने फ्री का आईफ़ोन ले लिया था या फ्री का गैलेक्सी फ़ोन ले लिया था या जो भी महँगे फ़ोन हैं, और फँस गए।
तो उनके संग भी हुआ है, पर होता क्या है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं कि वो आके न्यूज़ में भी जाएँ या रिपोर्ट भी करें। तो ये एक के संग नहीं हुआ होगा, ये डेफ़िनेटली मैंने आपको बोला इंडिया में कोई चीज़ 1-2 के संग होती ही नहीं है। जब क्राइम होता है ना, एक मोडस ऑपरेंडी हम समझ में आती है तो कम से कम 1 लाख लोगों के संग हो रहा होता है ऐसा। तो इस ये भी हुआ होगा। ये सर जो हनी ट्रैप वगैरह होता है उसमें भी ये सब चीज़ें यूज़ होती होंगी? और हनी हनी ट्रैप में तो ये तो डिवाइस तो है ही, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि आपको कल के दिन कोई गेम टॉय भी भेज दे, बिल्कुल सर। तो भी आप फँस सकते हो। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टॉय भी इतने एग्ज़ैक्टली। सर जैसे सोफिस्टिकेटेड। आपने यही दिखाया। हाँ, ये अरे एक केस था, एक गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी। उनका फ़ोन आया कि साहब हमारे डिपार्टमेंट में एक बंदा है, उसकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं और मुझे कोई प्रोटॉन मेल से भेज देता है। तो मैंने कहा अच्छा सर। बोले देखो उसका फ़ोन हैक है। मैं गया, फ़ोन स्कैन किया तो कुछ उसमें रैट टूल तो मिला नहीं। तो मैंने कहा सर हो सकता है ऑपरेटर साइड से। बोले ना ना ना। मैंने कहा दूसरी साइड से वो जिससे बात करो। बोले नहीं नहीं, अलग अलग लोगों की रिकॉर्डिंग है। मतलब यदि एक ही 2 ही बंदे की रिकॉर्डिंग लीक हो रही है तो हमें डाउट ये होता है कि यदि इसके फ़ोन से नहीं हो रही तो सामने वाले के फ़ोन से हो रही होगी। पर यदि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो रही है और उसमें से एक रिकॉर्डिंग मेरी आपके संग है, एक इनके संग है और फिर एक इनके संग है, तो इसका मतलब है कि फिर गड़बड़ मेरे साइड पर, बिल्कुल। क्योंकि तीनों लोग या फिर ऑपरेटर साइड पे हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका था कि नहीं साहब फ़ोन तो ही नहीं किया गड़बड़। तो मैं सारी एप्लीकेशंस को एनालिसिस करना शुरू किया। तो हमारे फ़ोन में ना 2 तरह की एप्लीकेशन होती है। एक होती है यूटिलिटी ऐप, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन ऐप। ठीक है। यूटिलिटी ऐप जो हम किसी भी पर्पज़ के लिए करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऐप जैसे कि आपने कोई हार्डवेयर यूज़ करना है, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक ऐप चाहिए। जैसे घर में एलेक्सा आया, अब एलेक्सा को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उससे एलेक्सा को आप कॉन्फ़िगर करोगे। या एक कई बार वो जो वॉचेज़ आती हैं, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक ऐप चाहिए, स्मार्ट वॉचेज़। या कोई ऐसी स्मार्ट गैजेट आपके घर में आ गई, चाहे वो फ्रिज है, एसी है, सिक्योरिटी कैमराज़ हैं, आपको एक ऐप चाहिए। वो होती है कॉन्फ़िगरेशन ऐप। उससे आप उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हो। तो मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन ऐप मिली। अच्छा, उस कॉन्फ़िगरेशन ऐप को आप माइक्रोफ़ोन का भी एक्सेस दे देते हो, कैमरे का भी दे देते हो, सबका दे देते हो। तो वो कॉन्फ़िगरेशन ऐप एक खिलौने की थी। तो मैंने कहा साहब ये, और आप देखना एयरपोर्ट पे आपको चाइनीज़ रोबोट मिलते हैं, जिनसे आप कमांड देकर बातचीत कर सकते हो, वो डांस-वांस भी करेंगे और थोड़ा बहुत एलेक्सा की तरह बिहेव करेंगे। नॉट वेरी इंटेलिजेंट बट बेसिक। अब शायद इंटेलिजेंट भी हो गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 6-7 साल पुरानी। तो वो उस टॉय का कॉन्फ़िगरेशन ऐप था। मैंने कहा साहब ये आपने कब इंस्टॉल किया? बोले अरे ये तो पिछले महीने मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मुझे सारे दोस्तों ने गिफ्ट भेजे। मुंबई से मेरे एक दोस्त ने भेजा था। उस बॉक्स के ऊपर एक क्यूआर कोड था, उसमें वो कॉन्फ़िगरेशन ऐप थी। मैंने स्कैन किया, इंस्टॉल किया और उस टॉय कॉन्फ़िगर हो गया। वो तो बढ़िया काम कर रहा है। मैंने कहा सर वो डब्बा ले आओ। तो डब्बा ले आए जिसमें वो रोबोट रखा जाता था। तो मैंने ऊपर देखा क्यूआर कोड उसका, तो किसी ने वो चेंज कर रखा था। ओके। तो जो नया क्यूआर कोड था, वो अब 2 काम करता था। सो उस पे आप स्कैन करोगे तो वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पर वो 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल कराता। अब वो दोनों ही चाइनीज़ ऐप है। एक तो प्ले स्टोर से नहीं हो रही, बिल्कुल। डायरेक्ट लिंक से हो रही है। जैसे आप वाईफ़ाई कैमरे सर इंस्टॉल करो तो उसमें क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो वो आपको एक चाइनीज़ लिंक पे ले जाएगा जहाँ से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएगा और आप कर भी लोगे और आप सब कुछ परमिशन भी दे दोगे। वैसा सही कुछ गेम था। तो वो दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल की। तो पहली एप्लीकेशन तो ठीक है कॉन्फ़िगरेशन के लिए थी और दूसरी वाली एक रैट काइंड ऑफ टूल था जो इनकी कॉल रिकॉर्ड करके बाहर भेजता था। क्रिमिनल सीधे-सीधे नहीं आता आपके यहाँ। वो आपकी डे टू डे लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे पहुँचता है। तो अब आपने एक बर्थडे फंक्शन किया है, आपको 150 गिफ्ट आ गए हैं, आप थोड़ा ना चेक करते फिरोगे कि ये वाला आप ही ने भेजा था। मतलब चलो वो तो मुंबई से आया था, मैं यदि वैसे भी भीड़ में आके दे गया, तो भी आप यूज़ कर लोगे। ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो अब ये कॉन्शियसनेस बताने की ज़रूरत है लोगों को, ख़ास तौर से जो प्रोमिनेंट पोज़ीशन पे लोग हैं, कि ऐसे गिफ्ट ना ही लें तो अच्छा है। क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कैसे प्लांट किया जा सकता है। एंड देन इट बिकम वेरी डेंजरस। मतलब सर बड़ा मुश्किल हो जाता होगा जिनके पास सेंसिटिव डेटा वगैरह है इनको देखे कि मतलब कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो और प्लस उन्होंने तो गलती से ले लिया मतलब सही समझ के एंड देन गवर्नमेंट उनको पकड़ लेगी कि भाई आपने तो कुछ जानबूझ के कुछ ऐसा किया। बिल्कुल, वो तो फँस जाता है। क्योंकि वो उनके फ़ोन से सिर्फ़ उनका पर्सनल डेटा लीक नहीं हुआ है। सर वही बात बिल्कुल। वो जिस रोल को प्ले कर रहे हैं गवर्नमेंट में, जिस पोज़ीशन पे हैं, वहाँ की डिटेल्स निकल जाते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। ख़ास तौर से जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं,
उनके संग जो बातचीत हो रही है कई बार वो लीक हो जाती है। और उस तरह की चीज़ें ऐसे ही लोग प्लान भी करते हैं। देखिए आप ऐसा कोई पैसा चुराने के लिए तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। रेड डाला नहीं गया था उनके फ़ोन में। वो रेड डाला इसलिए गया था ताकि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जैसे एपीटी ग्रुप्स होते हैं उस तरह के लोग उसको प्लान करते हैं। तो ये चांसेस रहते हैं। अब जैसे कई बार एक जो गलती हमेशा एक कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहा था, जब मैं व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा रहा था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई सेटिंग्स में जाएँ, अकाउंट्स में जाएँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उसमें 6 डिजिट का कोड माँगा जाएगा, बिल्कुल। आप उसमें डाल दें, वो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो लोग आदमी डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल डाल सर। देता। तो उसमें एक लड़की ने बोला कि आपको कैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ पता पड़ जाएगा? ओके। तो मैंने कहा वेरी गुड। सही क्वेश्चन है सर। मैंने कहा आपका नाम क्या है? फेसबुक निकाला, मैंने कहा आपका यही फेसबुक है? मैंने ऐसे स्क्रॉल की फ़ोटो, तो उसने 3 महीने पहले अपने बर्थडे की पार्टी की फ़ोटो लगा रखी थी। मैंने कहा ऐसे पता पड़ जाएगा। तो इतना आसान चीज़ है बताइए। मतलब आपको लगता नहीं ना कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल, बिल्कुल। अनकॉन्शियसली हमने डाली। मैंने कहा मुझे कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। मुझे कोई विकी पेज तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ही चिल्ला-चिल्ला के बताया होगा। 18 तो 20th बर्थडे ये भी बता दिया होगा। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। इट्स नॉट दैट बिग डील। आप मान के चलें कि आपका डेट ऑफ बर्थ सामने वाले को पता है। आपने नहीं बताया होगा तो शायद किसी और ने विश कर दिया, तब भी पता बिल्कुल पड़ एग्ज़ैक्ट जाएगा। आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, दुनिया आपको विश की जा रही है। हल्ला हो गया ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। सर, आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाएगा ये। और पर्सनल पूछो जैसे आप। कि अभी आप बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं गिफ्ट्स वगैरह, तो आप अगर कभी गिफ्ट्स लेते होंगे, तो आपको तो बड़ा रहता होगा यार मतलब मेरे को गिफ्ट्स नहीं लेने या फिर आपको तो नहीं, मैं गिफ्ट ले लेता हूँ, मैं दूसरों को दे देता हूँ। यदि अच्छा। ऐसा कोई गिफ्ट आता मना क्यों करना है? अच्छा। दो, मैं दूसरों को दे दूँगा। उसका तो फेल हो गया ना, मुझे ट्रैप नहीं कर पाएगा। वो तो अच्छा वो किसी और को दे देगा। अच्छा ये भी ठीक है। महँगे अब गिफ्ट में रखते ही नहीं। मेरे फ़ोन की हालत देख के लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना कि फ़ोन गिफ्ट नहीं किया लोगों ने मुझे। हम सब अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी हैं, गिफ्ट चलो छोड़िए कहाँ और गलती कर देंगे हम। इसलिए जहाँ पे भी ज़्यादा पैसे की बातचीत होने लगे, अच्छा। जहाँ पे भी वैल्यू जो आप दे सकते हो उससे ज़्यादा आपको ऑफ़र मिलने लगे, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना है। ये ट्रैप भी हो सकता है। और ये जो आपकी जो छोटी-छोटी एनेक्डोट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कमेंट सेक्शन में स्पेसिफिकली लोग लिख के बात करते हैं कि यार ये चीज़ बड़ी डीप है और बहुत लोग इसको मतलब फ़ोकस करते हैं इन चीज़ों पे। देखिए मैं ना बचपन से बड़ा फिलॉसफिकल हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं वो लिखता था, कविताएँ लिखता था। तो 91 या 92 ऐसा कुछ साल होगा और शायद जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कुछ उनकी जन्म शताब्दी का कुछ मनाया जा रहा था। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे साइकिल चला के निकल रहा था, तो मैं देखा एक बैनर टंगा हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि कविता कॉम्पिटिशन है, मतलब कविता प्रतियोगिता है। और उसमें लिखा था कुछ ऐसा कि 101 रुपए का कुछ इनाम या 51 रुपए का कुछ इनाम था। यही आई थिंक 51 ही था। उस समय 51 बहुत होता था। मैंने कहा यार ये तो लेना है फिर, तो अंदर चला गया। फिर उसमें देखा टॉपिक क्या है, तो उसमें टॉपिक था कि आप सिर्फ परिवार नियोजन के ऊपर ही कविता लिख सकते हो ओके। और उसी पर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। अच्छा उस समय जिस एज में मैं था मैं सिर्फ वीर रस की ही कविता लिखता था, मुझे और कोई रस समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा यार परिवार नियोजन को जितना मैं जानता हूँ वीर रस की कविता उस पर नहीं लिखी जा सकती। पर चूंकि मुझे आता ही वीर रस था मैं लिखता तो मैं सुनाई कविता और फर्स्ट प्राइज लेके आया। तो क्या कविता सुनाई, मैं ऐसे ही टॉपिक थोड़ा बदल रहा हूँ। ओके। तो कविता मैंने ये सुनाई वीर रस पर परिवार नियोजन, याद बिल्कुल रखना सर। याद रखना कि सुन शाह जी का भी शिवाजी एक अकेला लाल था, बिन भाई के बापू थे और बिन भाई का सरदार था। सुन होश में तू बोस बीता एक पत्थर जान था एक ही आजाद संग दिल हिंद की पहचान था। 5 पांडव के लिए 100 वीर भी छोटे हुए, 10 शीस के लख पुत्र भी थे युद्ध में खोटे हुए। राम के लखते जिगर दो कृष्ण का एक लाल था, छोटा कुटुंबी है सुखी इसका उन्हें भी ख्याल था। एक पुत्री पंत की न पुत्र की उन्हें चाह थी, मोरो पंत की। एक पुत्री पंत की न पुत्र की उन्हें चाह थी, राष्ट्र की अनुपम धरा पे वीर बाला राह थी। 100 पुरुष पे एक थी वीरे तुला पे नभ गई, दुर्गा स्वरूपी मर्दनी मानस पटल पे छप गई। भारती पे भार और न डार सच गिनती नहीं है, वृद्धि रोक लो जनों की दुबी विनती यही है, वृद्धि रोक लो। बिल्कुल। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं यदि वीर रस मैं परिवार नियोजन की बात कन्वे कर सकता हूँ तो मैं कई सारी मान्यताएं तोड़ता हूँ। क्योंकि जब आपको डिफॉल्ट कोई चैलेंज देता है ना कि यार ये जी सर। करना है, बिल्कुल। तो हमेशा हम एक प्री कंसीव नोशन के थ्रू सोचना शुरू कर देते हैं। यही हमारी लाइफ में होता है जिसकी वजह से हम ट्रैप होते हैं।
जो क्रिमिनल होगा वो हमेशा उन प्री कंसीव नोशन का फ़ायदा उठाएगा। ठीक है। जैसे आपको यदि लग रहा है कि आप यदि एक गाड़ी में जा रहे हो और एक लेडी के संग जा रहे हो और आप बहुत कल्चर्ड हो, गाड़ी रुकती है ठीक है। और आप उतर के दरवाज़ा खोलते हो। यदि मुझे इतना भी पता है तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज अगेंस्ट यू। कैसे? जितना हम डायनेमिक रहेंगे लाइफ में, ओके। जितना हम पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, उतना आपके खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाने में मुश्किल होती है। यदि मुझे यही नहीं पता कि पहले उतरने वाला कौन है, Fine. तो मैं शूटर प्लांट नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें भी, जब बड़े बड़े आप गेम देखोगे ना, तो सब पैटर्न फॉलो किए जाते हैं कि यार ये बंदा कैसे बिहेव करता है। जैसे किसी की रेकी हो रही है, कहाँ जाएगा, कब उतरता है, कैसे उतरता है, ये हर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अटैक वेक्टर तैयार होता है। सेम विद योर फोन। यदि मुझे आपका एक हफ्ते का आईपीडीआर मिल गया, जैसे कि आईपीडीआर वी नो बिल्कुल। आपके इंटरनेट का डिटेल रिकॉर्ड। अब आप गूगल पे सेटिंग्स छुपा के बैठे हो, तुमने कहा साहब सब एनोनिमस है मामला, या आप ऐसे बिल्कुल। करके बैठे, फिर आप और भी ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं, या नया ही फ़ोन है, अपने नाम से कुछ है ही नहीं, और ये धमकी आ रही है किसी को उस नंबर से, और मैंने उस नंबर का आईपीडीआर निकलवाया। जब मैं आईपीडीआर निकलवाऊंगा तो मुझे एक पैटर्न दिख जाता। उस पैटर्न में मुझे कुछ ऐसी एप्लीकेशन दिख जाएंगी जो हो सकता आप ही के फ़ोन में हो, या हो सकता दूसरी जगह, लेकिन बिल्कुल, वो एप्लीकेशन मुझे वो डेटा दे सकती हैं जो गूगल या फेसबुक नहीं दे सकते। ठीक तो मेरे लिए स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में हैं, वो है ही इसलिए कि वो लॉ एनफोर्समेंट को डेटा बेच सकें। ओके। तो और आपका दिमाग जो परसीव नोशन है वो चलता है गूगल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, कि यही चुराने बैठे। अरे भाई, ये चुराने नहीं बैठे, वो तो सही मैंने कह रहे एग्जाम्पल दिया आपको। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं परसीव नोशन तोड़ रहा हूँ ओके। कि आप कई बार दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे, वो वाली डेटा ले रहे हो। यही कैच निकलेगा। वो जो एक एप्लीकेशन किसी तरीके से आपके फ़ोन तक पहुंची है प्ले स्टोर से, वो भी प्लांटेड हो सकती है। मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब सर ऐसी हैं, वही जब आपने कहा ना कि कुछ नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब इसीलिए चीज़ों को समझ के रखना चाहिए। सर एक पुराने सवाल पे आऊँगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करूँगा उस पे और आपसे चाहूँगा डिटेल। तो अगर कोई किसी को गिफ्ट में फ़ोन दे, कोई अननोन बंदा या फिर कोई अनजान बंदा, तो नहीं लेना चाहिए? आइडियली नहीं, अनजान से तो बिल्कुल भी नहीं। नोन से ले सकते हो आप, तो लेना क्यों है, जाके खरीदो ना खुद ही जाके। नहीं, नहीं सर, वो है ना कोई गिफ्ट दे रहा है। हाँ, तो वो यदि आपका नोन है, दोस्त ऐसा है जिसको आप पहले से काफ़ी जानते हो। देखिए, मैं दोस्त को भी कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्त की गलती नहीं होगी, पर उसको पता है कि इसके थ्रू ऐसा हो सकता है, तो कई बार किसी और ने वो चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिज़नेसमैन था, ठीक है। उसका ऐसे ही हमें फ़ोन थोड़ी देर के लिए चाहिए था, तो वैसे तो लेना बहुत मुश्किल है, तो उसकी रेकी की गई। फिर देखा एक कब जाता है, कहाँ जाता है, उसको एक पैटर्न मिल गया। तो उसका नॉर्मली एक होटल में ज़रूर जाता था। तो होटल में जब हम जाते हैं ना, तो आपसे कई बार वो फ़ोन ट्रे में रखवा लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर ऐसे सकते हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हो। बिल्कुल। वो हार्डली 2 सेकंड की बात होती है। बिल्कुल। आप गए, चेक इन किया और उठे। तो जब वो गया, तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो प्लांटेड था, उसने तुरंत वो आईफ़ोन बदल दिया। दूसरा आईफ़ोन रख दिया और उन्होंने उठाया और अंदर चले गए। अभी बैठे हैं अपने वहाँ जाके अपनी मीटिंग कर रहे, 5 स्टार होटल है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड, सर लगता है आपका फ़ोन बदल गया। ओह यस, सॉरी, दे दिया। काम तो हो चुका था। बिल्कुल। तो आपने सीधे-सीधे नहीं लिया, बिल्कुल। इनडायरेक्टली भी खेल हो सकते हैं। जस्ट गिविंग यू हिंट्स। वैसे सर आपके हाथ में कितनी देर किसी का फ़ोन हो कि आप वहाँ पे खेल कर सकते हैं? देखो, क्लोनिंग तो हो ही सकती है। आपके फ़ोन का डेटा निकाल के कॉपी करना, तो देयर आर वेरी स्मार्ट टूल्स अवेलेबल। यदि आपका फ़ोन ऑन है, तो क्लोन तो हो ही जाएगा। ओके, रीड बिटवीन द लाइन जो सर कह रहे हैं। भले ही वो आपका सो कॉल्ड हाँ। सिक्योर, मोस्ट सिक्योर फ़ोन हो, वो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई चीज़ इतनी सिक्योर नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, हर जगह वल्नरेबिलिटी सारी रहती है। सर अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं
और हमारी मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन का ना एंगेजिंग और इसलिए भी रहती है क्योंकि वो घूमती रहती है बार-बार इधर, हाँ, हम डायनामिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। हम एक टॉपिक पे ही फोकस नहीं चलता रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे थे, फिर दूसरी चीज़ पे आ गए, मतलब इतनी चीज़ें हम टच करते रहते हैं तो व्यूअर्स को बड़ा अच्छा लगता रहता है एंड हम तो अब उसको भी देखो मैंने आज के इसमें प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए अब जो बंदा कहे यार मुझे, लेकिन बिल्कुल फिर मैं कविता भी सुना रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। तो आप देखो एक्सट्रीम है। एक ही पॉडकास्ट में इतना तो और कोई नहीं अभी डिस्कस आपने करेगा। जैसे लास्ट वाली चीज़ को टच किया ना, कुछ और बात करते हुए दूसरी चीज़ टच करी, तो वो मेरे समझ आई कि आपने कहाँ से कहाँ कनेक्ट की बात को, तो वो जो समझने वाला है वो समझ जाता है कि वो हाँ, मैं बहुत क्या चीज़ चल रही मैं है। इनडायरेक्टली बोलूँगा, इनडायरेक्टली। बिल्कुल। ओके, सर अब क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट मतलब आते रहते हैं तो हम इंपॉर्टेंट ही कहेंगे क्वेश्चन को। इट्स टाइम फॉर जशन, मतलब ये यूट्यूब हैंडल है किसी का, वो लिख रहे हैं कि आई रिसीव्ड अ लिंक एज अ मैसेज, एज आई लर्न फ्रॉम यू आई ट्राई टू कॉपी टू स्कैन। ओके, सो शायद मोबीआर में से किसी भी स्कैन उन्होंने किया होगा, बट वाइल डूइंग सो आई प्रेस द लिंक, immediately I press the back key of my mobile and I return to the message. My question is, am I safe or not? So उन्हें क्लिक कर दिया उस लिंक पे और फिर वो बैक भी कर दिया, गलती से क्लिक भी हो गया। देखिए, यदि आप वो लिंक ब्राउज़र में खुला था, क्योंकि यदि आपने क्लिक किया होगा तो कहीं तो ओपन हुआ होगा हाँ ना। जी। यदि वो ब्राउज़र में ओपन हुआ है और कुछ उसमें लोड हुआ, इंटरनेट बंद नहीं था, ऑफ कोर्स इंटरनेट ऑन होगा, तो चांसेस हैं कि ब्राउज़र आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ प्लगइन इंस्टॉल हुआ होगा। ये तो चांसेस हैं। ठीक। तो ऐसे में क्लीन अप प्रोसेसेस होते हैं, या तो आप देखो वर्स्ट केस में यदि आपको क्लीन अप प्रोसेस नहीं आते हैं, तो आप ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रोम रोम तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि प्री इनबिल्ट तो बिल्कुल, है नहीं वो। लेकिन आप अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं कि जो बॉट रिमूवल प्रोसेसेस हैं, आपको जैसे इंडिया में तो ये जो साइबर स्वच्छता केंद्र करके एक है, ओके, csk.gov.in, ठीक है। csk.gov.in वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर फ्री टूल मिल जाएंगे जो आपके फ़ोन से ब्राउज़र स्पेसिफिक बॉट्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, यदि ऐसा कुछ भी प्लगइन होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, बता भी देगा वो कि ये आइडेंटिफाई हुआ और रिमूव हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है। ऐसे बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन चूंकि मैंने टेस्ट नहीं किए तो मैं उनका नाम ऐसे नहीं ले पाऊंगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और ये इसीलिए हम लोगों ने टूल इसमें मेंशन किए हुए हैं कि टेस्टेड, वेल टेस्टेड, जिसके थ्रू गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि सिक्योरिटी के संग प्रॉब्लम क्या है, ये कई सारे ऐसे टूल भी हैं जो आप खुद ढूंढते हो, सिक्योरिटी के नाम पर वो एक्चुअली रिवर्स कर रहे बिल्कुल, होंगे, आपका फ़ोन हैक कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी भी मिल लग जाए कि आपने फ़ोन, उसने कहा साहब ये क्लीन अप ऐप है। अच्छा, ठीक है, तो वो कुछ मेमोरी तो ऑप्टिमाइज़ करेगी, कुछ डेटा डिलीट करके, कुछ रीसेगमेंट करके, कुछ आपका ज़िप करके वो क्लीन अप कर देगा, तो आपको लगेगा यार बेटर हो गया, मतलब यदि कुछ वायरस था तो ठीक रिमूव हो गया। अब उसके बाद वो जो करने वाला है वो आपको नहीं पता, उसके बाद ही तो खेल करेगा। सो इवन इफ समथिंग लुक्स गुड प्राइमा फेसी, वो हमेशा के लिए गुड है ये आपको उस बिल्कुल। समय नहीं पता, बिकॉज़ आप उतना टेक्निकल नहीं हो। क्रिमिनल वो सारे तरीके से आपको ट्रैप कर रहा है। मुझे एक रात को 11 बजे एक सांसद का फ़ोन आया, कहते हैं अमित जी मुझे अचानक से एक पॉपअप आया है। उस पॉपअप में लिखा है कि आपके फ़ोन में वायरस मिला है और यहाँ क्लिक कीजिए और रिमूव कर दीजिए उसको। मैंने कहा सर अभी नहीं है, अभी नहीं। क्लिक मत कर देना, अब आ जाएगा। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप कई बार रैंडम वेबसाइट देख रहे हो, अचानक से वो ऐसे पॉपअप आ ही जाते हैं। कोई क्यों फ्री में आपका स्कैन करके ऐसे बताएगा कि बिल्कुल। वायरस है और यहाँ क्लिक करो, अब रिमूव करो। बिल्कुल सर। तो ये ट्रैप में मत फँसना। चाहे आप सर्च करके वहाँ पहुँचे, चाहे वो अपने आप आ जाए, आपको थोड़ा-सा चेक करने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा इश्यू है कि लोगों के हज़ारों फ़ोन एक साथ हैक होते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट कर लेते हैं किसी ऐसी ऐप या किसी ऐसे लिंक पर जो सीधे गूगल सर्च में मिल गई और वैलिडेटेड है नहीं। फाइन सर, इसमें 2 चीज़ हो रही हैं, ऐप से मेरे याद आया। 2 तरीके की ऐप ना हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल एक तो डॉक्यूमेंट स्कैन की ऐप चलती है बहुत हुँ। ज़्यादा, एक ये, और दूसरा है वो शेयर करने वाली। पहले चाइनीज़ ऐप आती थी शेयर इट करके, उसको तो बैन कर दिया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐप है। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 50-60% तो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स अपने पास रखते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैन तो हर कोई करने लग गया है आज। तो उसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लिया अपना, स्कैन किया और भेज दिया, और वो कॉपी एक उसमें सेव हो जाती है। और जो ये शेयर वाली ऐप है, इनमें स्पीड से डेटा शेयर हो जाता है।
अब जो नियर बाय था गूगल का वो लोग कम यूज़ करते थे, उन्होंने क्विक शेयर कर दिया, उसको यूज़ नहीं करते बल्कि ये एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये दोनों तरीके के ऐप या इसके जैसे ऐप जो भी है, ये कितने सेफ हैं और क्या इनके थ्रू भी डेटा मारा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए ये लोग क्यों आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं और आप कई तो ऐड वैड दिखाते हैं। बिल्कुल। वो जब डाउनलोड करोगे तो ऐड दिखाएँगे, जब अपलोड करोगे तो ऐड दिखाएँगे, वो सब होता है। या जब वो डाउनलोड अपलोड हो रहा है तो वो थोड़ी देर एग्ज़ैक्टली सर। ऐड दिखाते रहते हैं। वो सब अर्निंग मोड्स हैं। तो वो डेफ़िनिटली कुछ तो डेटा कलेक्ट कर भी रहे हैं। खतरनाक ये है कि आपका जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो या शेयर कर रहे हो वो तो नहीं उनके पास जा रहा। उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी एक एलएलएम आया चाइना का डीप सीक हाँ सर। और अभी कल की न्यूज़ है, कल या परसों की न्यूज़ आप देख लें। तो उसको कई सारे लोगों ने सिक्योरिटी चेक किया उसका। तो डीप सीक की जो मोबाइल ऐप वो आपका डेटा लीक करती है। ये आइडेंटिफाई कर लिया। आप बिना किसी वैलिडेशन के किसी भी ऐसी अब डीप सीक के तो इतने डाउनलोड हो गए, बिल्कुल। एकदम से बढ़ा और पॉपुलर हो गया, कॉस्ट भी कम है, ये भी कम है, बेटर भी है, सब कुछ। लेकिन रिस्क लोगों ने नहीं देखा। तो अब उसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, रिसर्च आ रही हैं, लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो पता पड़ा कि जो वो डेटा शेयर करता है वो अनएन्क्रिप्टेड है। तो चांसेस कि वो अच्छा डीप सीक का जो सर्वर है वो बाइट डांस का सर्वर है जो टिकटॉक का है। टिकटॉक वाला। तो सेम कंपनी बिल्कुल। बैकएंड पर है। तो उस डेटा अब टिकटॉक का तो मैंने आपको बताया था, वो तो बिल्कुल। कमाते ही डेटा से हैं। तो कल के दिन ये डेटा उधर तो नहीं लिंक हो रहा है। सो देयर आर मल्टीपल ओपन पॉसिबिलिटीज व्हिच क्रिएट्स फर्दर रिस्क। खास तौर से जब आप एक एआई यूज कर रहे हो, क्योंकि आप एआई से ऐसी चीजें करा रहे हो जो आप अदरवाइज खुद करते। एग्ज़ैक्टली। रिफ्रेशिंग करा रहे हो, लेटर लिखवा रहे हो, पर्सनल लेटर है, डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो। मैंने आपको बताया था एक ने आरएफपी बिल्कुल। डॉक्यूमेंट टेंडर डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, वो डेटा लीक हो गया। तो इस तरह की रिस्क एकदम से बढ़ जाएंगे यदि आप कोई एआई टूल बिना सिक्योरिटी वैलिडेशन के यूज करोगे। फाइन। सर एक चीज़ आती है, मैं अभी कल परसों एक एक बात कर रहा था, फ़ोन की बात चल रही थी पुराने फ़ोन्स की, कि पुराने फ़ोन्स कितने रग्ड होते थे, टूट भी जा मतलब गिर भी जाए तो नहीं टूटते थे। तो उसमें एक बात आई, एक दोस्त थे वो ये बोल रहे थे कि यार एक एक बड़ा फंडा था इसमें ना, बैटरी, फ़ोन की बैटरी से रिलेटेड। आप क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी रहे हैं, फ़ोन नोकिया वोकिया के साथ आपने सब काम किया, तो आप समझेंगे उस चीज़ को बेहतर, कि ये जो स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने बैटरियाँ नहीं मतलब देनी बंद कर दी जो रिमूवेबल होती हैं। और उसके पीछे वो ये कह रहे थे यार ये एक फंडा है इसमें, कि पहले क्या होता था, आपने फ़ोन की बैटरी निकाल दी, तो कोई ट्रैकिंग ही नहीं, वो फ़ोन बिल्कुल ही बंद हो गया। लेकिन अभी ये जो साइलेंटली कुछ ट्रैक होता रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो लोकेशन या कुछ भी कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे कहते हैं कि यार अगर फ़ोन बंद भी है, कुछ बात कर रहे हो सकता है कोई डेटा इधर-उधर जा रहा हो। तो सर क्या इसमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली होता है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि बैटरी लगा रहने से दो फायदे होते हैं। एक तो ये रीज़न है ही कि मैं साइलेंट फ़ोन बंद है तब भी उसको ट्रैक कर सकते हैं या कुछ डेटा तो कलेक्ट कर ही सकते हैं। दूसरा है कि जब आप फ़ोन बूट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप फ़ोन बूट करते हो तो एक तो आपका एंड्रॉयड ओएस है, उससे पहले एक बूट लोडर टाइप हाँ सर। ओएस होता है जो आपके ओएस को लोड करता है। और वो भी यदि कॉन्फ़िगरेशन में टाइम ले रहा है तो आपका जो ओवरऑल बूटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। पर यदि आपने बैटरी लगा रखी है और जो आपका एक बेसिक बायोस सिस्टम है वो पीछे चल रहा है या किसी तरीके से आप वो ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो, तो बूटिंग टाइम कम हो जाता है। तो एक वो एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि आप पहले फ़ोन बहुत समय लेते थे, अभी आप देखोगे तो कम समय में हो जाते हैं, बिकॉज़ वो ऑफ़ करने पे भी पूरी तरह ऑफ़ नहीं होते। उसमें कुछ बायोस इंटैक्ट होता है, चलता रहता है। लेकिन हाँ, उस वजह से आपकी ट्रैकिंग भी हो सकती है, आपकी लोकेशन भी जा सकती है, आपकी आवाज़ें भी जा सकती हैं। सर फ़ोन बंद होने के बाद हाँ, ही। सर ये कैसे होता है? तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए आपके पास जो ओएस है वो एंड्रॉयड ओएस की बात कर रहे हैं बिल्कुल। आप, लेकिन उसके पहले भी एक ओएस होता है फ़ोन के अंदर जिसको बायोस, जैसे हाँ आप सर, ब विंडोज़ सिस्टम में भी आप बिल्कुल, देखोगे तो बिल्कुल, हाँ, एक बड़ा बायोस बस। होता है एंड देन यू लोड विंडोज़ ऑन इट। वो बायोस की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, उससे भी कुछ किया जा सकता है। हाँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होंगी उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्यों है? कभी आपने सोचा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ फंडामेंटल चीज़ें, ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी समझना चाहते हैं। एज़ ए सब्जेक्ट ओएस पढ़ा होगा आपने या एज़ ए सब्जेक्ट नेटवर्किंग पढ़ी होगी, पर कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर रह जाती हैं, जो मैं हाँ सर, बिकॉज़ आपने बिल्कुल, अपॉर्च्युनिटी बताई एग्ज़ैक्टली। कि ओएस की ज़रूरत ही क्यों है? यदि ओएस नहीं होगा तो क्या मैं वो डिवाइस यूज़ नहीं कर सकता? तो कभी भी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी है अपनी लाइफ़ में, तो उसको एक पल के लिए अपनी लाइफ़ से हटा दो, ठीक है तो सर। उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। तो आपने कहा कि यदि ओएस नहीं होगा तो क्या ये डिवाइस यूज़ नहीं होगी या वैसे हम यूज़ नहीं कर पाएँगे?
ओएस का रोल होता है, सो ओएस इज ए मैनेजर एक्चुअली। आपके मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें है कैमरा, माइक्रोफोन, मेमोरी है, प्रोसेसर है, सारे पेरिफेरल्स हैं, यूएसबी है, नेटवर्किंग, हर तरह के वो है। और यदि ओएस नहीं होगा और मैं उस पर कोई एप्लीकेशन रन करना चाहूँगा, तो एक बार में एक ही एप्लीकेशन चलेगी और वो एप्लीकेशन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में मल्टीपल एप्लीकेशन चले और उसके बाद एक शेड्यूलर की तरह चले कि कभी इसको एक्सेस दे दिया मेमोरी का, कभी इसको दे दिया, और एक एक करके सब इस तरह से चल रहे हैं कि मुझे फील नहीं हो रहा कि एक एक करके रन हो रहा है, बट एक्चुअली दे आर शेड्यूल्ड वन बाय वन फॉर एवरी रिसोर्सेस। इसको करने के लिए मुझे ओएस की जरूरत पड़ती है। तो ओएस का काम क्या है? रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करना। जैसे कि एक एप्लीकेशन रन हुई, उसको मेमोरी चाहिए, तो ओएस को रिक्वेस्ट करेगी मुझे मेमोरी चाहिए, अच्छा रुको, हाँ ये वाली दे देते हैं। तो जो मेमोरी एपीआईज हैं वो ओएस से मिलेंगे। उसके साथ मुझे प्रोसेसर चाहिए क्योंकि ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट करना या ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करना, ठीक है, शेड्यूल कर देगा उसमें। कैमरा का एक्सेस चाहिए, माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, जितने वाईफाई का एक्सेस चाहिए, ब्लूटूथ के जितने भी पेरिफेरल ओएस के थ्रू आप एक्सेस लेते हो। ऐसा ना हो कि सब एक साथ रिक्वेस्ट करने लगे और क्योस हो जाए। तो एक मैनेजर की जरूरत है, वो एक एक करके सबको मैनेज करेगा और ऑप्टिमाइज करेगा और एफिशिएंट बना देगा। सो वी नीड ओएस। यदि ओएस नहीं होगा तब भी हम एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, लेकिन फिर एक ही चलेगी उस पर। जैसे कि लिफ्ट है, तो लिफ्ट के अंदर एक बार में एक ही प्रोग्राम रन कर रहे हैं और वही सेट है, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ओएस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी उसने। पर ऐसी कोई भी डिवाइस जिसको हम स्केल करना चाह रहे हैं कि अब आप देखो फ़ोन के अंदर तो आप बिल्कुल 50, 60, 70 एप्लीकेशन पैरेलली चल रहे होते हैं, तो फिर आपको एक बहुत मैच्योर एनहांस्ड ओएस की ज़रूरत होती है। तो जब जिसने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा एज ए सब्जेक्ट, तो उसने शेड्यूलर पढ़ा होगा, कैसे शेड्यूल करते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, डी एलोकेट होगी, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन जब पढ़ रहे होंगे तो समझ में नहीं होगा कि यार ये ओएस होता क्या है। सर याद आ गई चीज़ें पुरानी जब टीचर पढ़ाते हुए भी। तो ये बेसिक्स बड़े क्लियर होता है। जैसे कि दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, नेटवर्किंग, तो एक शब्द यूज़ होता है प्रोटोकॉल। मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा दिक्कत होती थी। कई सारे शब्द चूंकि इंग्लिश जार्गन यदि आपको समझ में आता है तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हो, पर यदि आप इंग्लिश में नहीं पढ़े उस शब्द को और उसके इक्विवेलेंट आपने हिंदी शब्द से सीखा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। जैसे प्रोटोकॉल को तो हम प्रोटोकॉल ही बोलेंगे हिंदी में। मैं मैथ हिंदी में पढ़ा, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो शायद कभी प्रोफेसर ने मेरे से पहले दिन, एंड आई वाज अमंग टॉपर्स, पहले दिन पूछ लिया, हाँ जी तुम तो टॉपर हो, बताओ एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। अब मुझे एक्सेलरेशन मैंने आज तक नहीं शब्द सुना और यूनिट शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैं बैठा हूँ इंजीनियरिंग क्लास में, सोचिए आप, मेरा हवा उड़ गई। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं आता, तो बड़ी बेइज्जती फील हुई। जब मैं आया तो मेरे से सवाल पूछा कि क्यों नहीं बता पाए तुम। मैंने कहा मैंने दोनों शब्द नहीं सुने आज तक। बोले एक्सेलरेशन वो होता है ना कि यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा त्वरण की बात कर रहे हो, त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे, इतना गैप आदमी को कितना डिस्टेंस क्रिएट कर देता है एजुकेशन। अब वैसे मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, जो लोगों ने मैथ पढ़ी है वो समझ जाएंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन होती है, प्रमेय पढ़ते थे हम लोग। अब प्रमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर एक यदि न्यून कोण के सामने की भुजा पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों और उसमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के दुगने के अंतर के बराबर होता है। अधिक कोण के सामने की भुजा पे बना वर्ग उसकी एक भुजा उसकी दोनों भुजाओं पे बने वर्गों और उसमें से एक भुजा और दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के दुगने के योग के बराबर होता है। ये समझे क्या बोल रहा मेरा? सर कुछ ऐसे ही आ रहा है, इमेज दिस इज बन रही है। सी स्क्वायर, ए बी सी है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने जैसे पढ़ा और जो दुनिया ने पढ़ा उसमें बहुत अंतर है। एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई एम मास्टर इन दैट एरिया अनलेस अंटिल मुझे वो जार्गन ही नहीं समझ में आया। तो जो सबसे बड़ी चैलेंज आई कि प्रोटोकॉल क्या होता है। हमने प्रोटोकॉल रट लिया, पढ़ लिया, एग्जाम भी पास कर लिया, पर फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएल मस्करा जी IIT के हमारे, ही वाज मास्टर। उन्होंने भी हिंदी में ही पढ़ा होगा अपने टाइम पे, तो चीज़ को वैसे समझाते थे। सो प्रोटोकॉल इज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन।
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, किसी भी चीज के लिए पर रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए क्यों? यदि आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाओगे, एज सिंपल एज दैट, कि मैं यदि इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो, यदि आपको नहीं आती तो मैं आपको कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो एक रूल बनाना पड़ेगा कि हम दोनों को एक ही भाषा में बात करनी है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, एंड देन इट गेट्स इवॉल्व। तो थोड़ा सा डीप जाएं, इस बिल्कुल। समय अलाउ करे तो मजा आएगा जिन लोग नेटवर्किंग जिन्होंने पढ़ी होगी। तो नेटवर्किंग के हमारे 7 लेयर प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे दो डिवाइसेस को आपस में बात करनी है तो 7 लेयर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन होगा। क्या होता है वो? उसको बोलते हैं APST NDP, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सो APST NDP। तो जब उन्होंने पढ़ा है कि भाई इधर भी 7 लेयर इंप्लीमेंट होगी, इधर भी 7 लेयर इंप्लीमेंट होगी, और फिर ये दो डिवाइस आपस में बात कर सकती हैं, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर 7 क्यों, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, एक ही लेयर में सारा, क्योंकि कोड ही तो लिख रहा हूँ, एक ही में लिख लो। तो हंसी आ गई प्रोफेसर साहब को, सब हंसने लगे। ऐसा तो ना होता है, नेटवर्क में 7 लेयर ही होते हैं। ठीक है, नहीं, सवाल जायज है, 7 ही लेयर क्यों? भाई जिसने भी ये प्रोटोकॉल बनाया होगा उसने 8 लेयर क्यों नहीं बना दी या 15 लेयर क्यों नहीं बना दी, उसने 7 ही क्यों बनाई? कोई तो रीजन होगा। एंड देन ही गेव मी अ वैलिड एग्जाम्पल जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, जिन लोगों को नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इंसान वो काम कैसे कर रहा है। हम आपस में, क्योंकि नेचर ने हमें वो तरीका दिया है, हम उसी को सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारा काम क्या है? 2 मशीन आपस में बात कर ले। 2 इंसान कैसे बात करते हैं, हमें उसको बिहेवियर को समझना होगा और उसी को हम रेप्लिकेट करेंगे मशीन। तो बोले एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज IIT दिल्ली का, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। सपोज IIT दिल्ली का डायरेक्टर IIT खड़गपुर के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्या करेगा वो? और IIT खड़गपुर के डायरेक्टर को सिर्फ बंगाली आती है, मान लिया, तो वह अपने स्टेनो को बुलाएगा, कहेगा यार एक लेटर लिखना है। ठीक है साहब, क्यों लिखना है? बोले उनको एक कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करना है। तो लेटर का पर्पस क्या है, किस एप्लीकेशन के लिखना, वो हो गया एप्लीकेशन लेयर। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, कि वो लेटर किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो उन्होंने कहा यार बंगाली में लिख लो, क्योंकि उनको तो बंगाली समझ में आती है। तो कहा हाँ साहब ठीक है, लिख देंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, जो आपके सॉफ्टवेयर में भी होती है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन का। देन कम्स सेशन लेयर, तो उस लेटर के ऊपर आप डेट एंड टाइम डालते हो, वो है सेशन लेयर का काम, जो हमारा सॉफ्टवेयर का सेशन लेयर करेगा। यदि आप डेट एंड टाइम लेटर में नहीं डालोगे तो क्या लेटर नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। तो क्यों डालना है? इतनी क्रिटिकल क्यों है वो? डेट एंड टाइम क्यों डालना है लेटर के ऊपर? पता रहे कॉन्टेक्स्ट कई बार ऐसा होता है कि मैंने दी उस लेटर में लिख दिया कि कल मेरी इनसे बात हुई थी और 2 दिन के बाद वो आने वाले हैं। ओके। तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि कल और 2 दिन के बाद का क्या मतलब है, यदि उस लेटर का डेट ही नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन में रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो वो इस तरह की चीज़ों की मीनिंग खत्म हो जाते हैं। सेशन लेयर से ये भी समझ में आएगा कि ये वैलिड है कि नहीं अब तक लेटर। मान लो लेटर 2 महीने बाद पहुंचता है और लेटर में डेट एंड टाइम नहीं थी, तो वैलिडिटी एक्सपायरी क्लियर हो जाती है। सेशन लेयर इज वेरी क्रिटिकल फॉर सिक्योरिटी। जब आप ATM पे जाते हो और अपना कार्ड स्वैप करते हो, तो कार्ड आपने डाला और उसके बाद नहीं निकाला, तो 30 सेकंड के बाद वो या तो स्वैलो कर लेगा या थ्रो कर देगा कार्ड बाहर। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ये बंदा पिन नहीं डाल रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सेशन एक्सपायर कर जाएगा। ऐसा ना हो कि कार्ड छोड़ के भाग गया और दूसरा कोई आके पैसा निकाल ले। वो पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए वो सेशन ब्रेक कर देगा। नहीं तो सेशन सालों भी चलते हैं। आपने गूगल पे लॉगिन कर लिया, इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लिया, तो आपका सेशन मेंटेन रहता है। आप लॉग आउट ना करें तो सेम सेशन आप सालों चला सकते हैं। तो सेशन की टाइमिंग क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन का यूटिलिटी क्या था। सिक्योरिटी के हिसाब से सेशन का टाइमिंग कम होता चला जाएगा। सो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जब उस लेटर के ऊपर आप टिकट लगाते हो तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। बोले टिकट क्यों लगाते हैं? टिकट नहीं लगाएंगे तो लेटर नहीं जाएगा क्या? तो चला तो जाएगा, बैरंग जाएगा। बोले फिर वो उस आने वाले से पैसा लेगा फिर। बोले ठीक है, लेकिन पहुंचेगा? बोले नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप तो टिकट लगा ही नहीं। पर यदि आपने टिकट लगा दिया तो गारंटेड है पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन में गारंटी इंट्रोड्यूस करती है
कि अब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचेगी। वो कैसे इंट्रोड्यूस होती है, वो जो टिकट वाला रोल है वो प्ले करती है। फिर आती है नेटवर्क लेयर। जब आप चिट्ठी के ऊपर अपना एड्रेस लिखते हो ना, वो नेटवर्क लेयर का काम है। तो ऐसे कम्युनिकेशन के तो उसमें आईपी एड्रेस डाला जाता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यूनिक होता है, जैसे आपके घर का पता यूनिक होगा, सेम वो नेटवर्क लेयर रोल प्ले कर रही है, आपका यूनिक एड्रेस डाल दिया। तो उसके नीचे जाते हो तो आप डेटा लिंक लेयर पर जाते हो, जब लेटर आपके खड़गपुर के सिटी में पहुंच गया, अब खड़गपुर के सिटी के पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप हो गया, अब वो रूटिंग नहीं होगा, अब एक पोस्टमैन उसको उठा के डिलीवर करने जाएगा। तो वहाँ जब आपके नेटवर्क के अंदर आ गया तो लैन प्रोटोकॉल यूज़ होता है फिर, जैसे कि CSMA सीरी टोकन बस टोकन रिंग जिनको पता है, अब वो ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आगे इन्फॉर्मेशन जाती है। तो वो डेटा लिंक लेयर रोल प्ले कर रहा है कि वो पोस्टमैन बन के जाएगा। एंड देन कम्स फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज एक्चुअली द पोस्टमैन हु इज फिजिकली कैरिंग एंड ड्रॉपिंग लेटर। तो ये जो एनालॉजी उन्होंने दी इतने प्यार से, अब मैं जिंदगी में कभी भी कोई प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकता था। अब मुझे आप किसी भी सिचुएशन के लिए दो कि साहब ये प्रोटोकॉल बनाना है, तो तुरंत देखता हूँ कि रियल वर्ल्ड में हम वो चीज़ कैसे करते हैं, एंड देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। सो आई बिकेम प्रोटोकॉल एक्सपर्ट। फिर तो मैंने इतने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए, लेकिन चूंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं होते क्लियर, हम रट लेते हैं TCP/IP, UDP/IP, सारे प्रोटोकॉल रट लिए, 3GPP की भी सारे, लेकिन कहाँ से बने थे और क्यों बनाए गए थे ये क्लियर नहीं होता। सर डीप सीक की पॉपुलैरिटी पे मैं बात करूंगा आपसे, इन अ नटशेल आप उसको सही समझा पाएंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं ही बता दूं कि जब ये चैट जीपीटी आया तो उसके बॉट वॉट बना के मैंने भी व्हाट्सएप पे डाल दिया कुछ दिन, तो वो ऑटो रिप्लाई कर रहा 2-3 लोगों को। फिर Correct. बाद में समझ आया कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, अपने ही व्हाट्सएप पे टेस्ट कर दिया उसको, तो डमी बना के कर लेते। तो ऐसे भी लोग हैं जो इंस्टा पे ऑटोमेटेड रिप्लाई जीपीटी Set से कर और देते हैं, एआई से सेट किया हुआ उन लोगों ने, तो उनके लिए बड़ा खतरा है भाई। ये देखिए आप लोगों का डेटा, मतलब सर बता रहे हैं उसकी वजह से जा सकता है। सर डीप सीक के बारे में पता करूंगा कि डीप सीक इतना पॉपुलर क्यों हुआ। उससे सस्ते तो मॉडल, सस्ते का मतलब मेरे समझ नहीं आया कि यार सस्ते का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ठीक है सस्ते बन गए, और ने भी बना रखे थे, इंडिया में भी बहुत सारे, भारत जी पता नहीं कितने सारे जीपीटी बने हुए हैं, और गूगल पे हमें बहुत सारे कंट्रीज के मिल जाएंगे। तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा है कि यार चाइना का जैसे सस्पिशियस चीज़ें होती हैं, जैसे आप डेटा बता रहे हैं, कुछ ऐसा सीन हुआ? क्योंकि एक मतलब 10 दिन के अंदर आया, लॉन्च भी उन्होंने 20 तारीख को किया, जैसे ट्रम्प आए, और इतना पॉपुलर हो गया, हर जगह उसकी वीडियो चल गई। ये मतलब कुछ इसमें गेम हो सकता है कुछ? सबसे पहले AI मार्केट को थोड़ा समझते हैं। ठीक है सर। आपको पता है कि AI की वजह से एनवीडिया की जो ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, वो अनअमेजिंग ग्रोथ। इस समय वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज वो बन चुकी थी बिफोर डीप सीक, बिल्कुल। जैसे अब उनको भारी नुकसान भी हो गया, और मोनोपोली थी। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि जो हम AI मॉडल ट्रेन करते हैं उसके लिए हमें GPUs की ज़रूरत है, ठीक। और वो एनवीडिया ने स्पेशली बना रखे हैं जो AI मॉडल को ट्रेन करने में हाईली एफिशिएंट है। यदि हम नॉर्मल CPU को यूज़ करेंगे तो वो इफेक्टिवली नहीं कर पाते, बहुत समय लेंगे, और वो डेटा जिस लार्ज स्केल का डेटा हम ट्रेनिंग मॉडल के लिए दे रहे हैं उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेसर बनाया गया जो एनवीडिया पहले से बना ही रहा था। अब एनवीडिया की चूंकि मोनोपोली थी, उन्होंने एनवीडिया बना रखा था, तो वो उसमें काफ़ी सारे उनके पेटेंट हैं, काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन टेक्निक्स हैं, तो वो लीड करने लगा। अब साहब ये हो गया कि जिसको भी AI मॉडल ट्रेन करना है एनवीडिया का GPUs कर लो। जब सैम ऑल्टमैन इंडिया आया और उससे पूछा गया कि साहब क्या इंडिया अपना LLM बना सकता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसने कहा बहुत खर्चा होता है, बहुत महंगा है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होता है, इतना GPU नहीं खरीद पाओगे आप। मतलब इस तरह से टॉन्ट मारा। तो उससे क्या हुआ कि एक चैलेंज सा फील हुआ इंडियंस को। तो जो टेक महिंद्रा के CEO थे CP गुरनानी, उन्होंने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। उनके ये कह रहे नहीं बना सकते तो हम बनाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इंडस शुरू किया उन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट इंडस टोटल बना है मेरे ख्याल से $200,000 में, $250,000 में, मतलब 1 मिलियन भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकता था, बिल्कुल, क्योंकि ड्रास्टिक कॉस्ट में डिफरेंस है। और ये हिंदी के लिए था, ये हिंदी के सारी भी डायलेक्ट के ऊपर ट्रेंड था, जो 37 डायलेक्ट्स हैं हिंदी के, डोगरी से लेकर मैथिली तक, वो सब पर ट्रेंड किया गया था। तो आप इस मॉडल में उस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक तो होता है बेस मॉडल, जो लैंग्वेज मॉडल बनता है, जैसे कि जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन मॉडल जिसको हम कहते हैं, पर उसके अंदर डोमेन एक्सपर्टीज नहीं होंगी। तो उसके बाद उस मॉडल को फाइन ट्यून किया जाता है अलग अलग डोमेन पर। जैसे अब मुझे
लैंग्वेज मॉडल बन गया, LLM जी, रेडी है, बिल्कुल। लामा है या जो भी अवेलेबल है ओपन सोर्स मॉडल्स। अब उसको मुझे डॉक्टर बनाना है, तो मैं उसको सारी जो मेडिकल डोमेन की बुक्स हैं उसका डेटा लेकर ट्रेन कर दूंगा, तो वो डॉक्टर बन जाएगा। उसको लॉयर बनाना है तो मैं लॉयर के थ्रू फाइन ट्यून करूंगा, तो लॉयर बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम फाइन ट्यूनिंग फॉर ए स्पेशल स्किल्स। चैट जीपीटी जब बनाया गया, ओवरऑल एक्सपर्ट की तरह बनाने की कोशिश की गई थी कि साहब इसको तो हर चीज का डेटा फीड कर दो। ये जो तरीका था ट्रेनिंग का, ये बड़ा इनएफिशिएंट है, इस वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। दूसरा तरीका जो डीप सीक ने इस्तेमाल किया, उसने क्या किया कि उसने छोटे छोटे एक्सपर्ट्स बनाए, और जैसे कि होता है ना कि मैं आपको हर चीज का एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो आप एग्जैक्टली, एग्जॉस्ट हो जाओगे, बट मैं आपको एक चीज का बना दूं, इसको एक चीज का बना दूं, वो आसान होगा। और फिर एक टीम बना दूं, तो इट विल बी लेस लेस कैन बी डेवलप्ड इन लेस यस सर, कॉस्ट बट मोर एफिशिएंट। एग्जैक्टली। वो उस तरह का मॉडल उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, उस वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो काफ़ी कम हो गई। उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो सर्विस जो आपका चैट जीपीटी 30 रुपये में दे रहा है, मान लो एक एपीआई हिट को, वो 1 रुपये में देना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब 1/30 कॉस्ट कम है डीप सीक की। जब लोगों को लगा यार इतना सस्ता बना दिया, अच्छा वो कॉस्ट क्यों ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल सर। मल्टी बिलियन डॉलर मामला है और इसमें तो हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, तो इतना डरा रखा था। फिर लोगों ने नए नए मेथड निकालने शुरू किए, अरे हम तो बहुत कम में भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली। डीप सीखने करके ऑफर भी कर दिया सर्विस, अच्छा, सीधे सीधे कंपैरिजन होना शुरू हो गया कि बिल्कुल। बाकी जो मॉडल बन रहे थे ना वो अलग अलग सोवरेन मॉडल थे, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने मॉडल बना रही थी। जैसे इंडिया ने कहा कि हम अपनी भाषा के अपने बना लेते हैं, वाई शुड वी रिलाई ऑन बिल्कुल। अदर कंट्रीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, फिर हम उसको फाइन ट्यून करेंगे। अब जैसे डिफेंस सेक्टर है वो चैट जीपीटी यूज करेगा ही, बिल्कुल। या पुलिसिंग सिस्टम है, या लॉ हमारा है, लीगल सिस्टम है, या बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ बैंड है, जहाँ चैट जीपीटी को बैन किया गया, तो फिर हमें अपने मॉडल की जरूरत थी, तो वो रेस शुरू हुई और हमने बनाए भी। चूंकि डीप सीक ने अदर स्ट्रेटजी यूज की, उस वजह से कॉस्ट कम हो गई और एक सस्ती सर्विस देना शुरू किया, उस वजह से वो कमर्शियली हिट हो गया। पर उस वजह से चाइना उस रेस में बराबर में आ गया। जो चीज एनवीडिया के लिए मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, एनवीडिया का शेयर गिर गया, और भी कंपनीज के शेयर गिरे। जो लोग ये सोच के चल रहे थे कि ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो ये मिथ टूट गया, विच वॉज ओके। देखिए ये मिथ टूटना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मोनोपोली किसी की भी ठीक बिल्कुल नहीं सर। होती। लेकिन चाइना के अपने रिस्क हैं, जैसे मैंने बताया डीप सीक चूंकि चाइनीज़ है, और चाइना अपना डेटा कभी किसी को बिल्कुल देता नहीं है, सर, हम कई बार और बात की सारी थी। दुनिया का डेटा लेके बिल्कुल, एक मॉडल बना के बैठा हुआ है, और फिर कहता है आप इसको फ्री में यूज़ कर लो या इसको हम सस्ते में दे देंगे। बिल्कुल, ये तो उनकी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है। और मैंने आपको बताया कि जो उसका डेटा जा रहा है वो बिल्कुल। बाइट डांस के सर्वर पे जा रहा है, जो टिकटॉक का सर्वर है, तो पीछे तो सारे जुड़े हुए हैं। और भी रिस्क अभी आने शुरू हो गए, लोगों को पता पड़ गया। इस वजह से जो मेरी रिकमेंडेशन डीप सीक के लिए नहीं है, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो सेंसिटिव पोजीशंस पर हैं। वही पर्पज़ है चाइना का कि हम इसको इतना फ्री कर दें कि लोग मजबूर हो जाएं यूज़ करने के लिए, और मजबूर होकर हम फिर उनसे डेटा लेंगे। सो मेरे ख्याल से ये मेरी एनालिसिस है अभी तक की डीप सीक को लेकर। पर अभी चाइना उसके बाद एक और मॉडल लेके आ गया जो उससे भी सस्ता है, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो चाइना ने इसको एज ए चैलेंज ले लिया है ओके। कि मैं एनवीडिया की मोनोपोली को कम करूं और कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन करके पंप कर दूं दुनिया में, ताकि लोग मजबूर हो जाए हमारा प्लेटफॉर्म सर्विसेज यूज़ करने के लिए। ठीक है सर, आज अपनी कॉन्वर्सेशन को इतना ही रखते हैं। एंड सर आज स्पेशल थैंक्स, आप तबीयत ख़राब होने के बाद भी मतलब हमारे लिए टाइम निकाला भी उसके लिए। एंड फिर से कनेक्ट करेंगे आपके साथ। एंड सर तो हमारे साथ मतलब बने रहते हैं, आप भी रिक्वेस्ट करते रहिए सर के साथ कि प्लीज़ आते रहें, और वो रिक्वेस्ट आपकी होगी कि आप देखें और फिर चीज़ों को शेयर करें। थैंक यू सो मच अयाज भाई। और ख़ास बात यह है कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो ये सोच के बैठे थे कि हम इंटरनेशनल साइबर अटैक्स एग्जैक्टली। डिस्कस करेंगे, कि क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक कैसे होते हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो लीड करती हैं, इंटेंशन क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के संग जो हम नहीं कर पाए। बिल्कुल, और वो सर जो आपने पिच किया था लास्ट टाइम, बता दिया था कि हम ये डिस्कस करेंगे। हाँ, तो एक मैं बता देता हूँ। आपको याद है कि सोनी जब हैक हुआ तो सोनी को करीब 200-250 मिलियन का नुकसान हुआ। वो हैक हुआ इसलिए था
कि सोनी टीवी पे एक फिल्म रिलीज़ हो रही थी, द इंटरव्यू करके, और उसके अंदर किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया का डायरेक्टर, जो डिक्टेटर है, उसका इंटरव्यू लेने कुछ लोग जाते हैं और उसको फिर असैसिनेट किया जाता है। तो उस वैसी स्टोरी है। तो वो जो उसके इंटरव्यू को माध्यम बनाकर उसको असैसिनेट किया जाता है उस स्टोरी में, ऐसा स्टोरी थी जिसको जानकर किम जोंग उन गुस्सा हो गए। उनको काफ़ी बुरा लगा कि भाई उनको नेगेटिव उसमें दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने एक पूरा टास्क फोर्स बनाया। उसने कहा कि सोनी को बर्बाद कर दो और इस पिक्चर को रिलीज़ नहीं होने देना है। अरे! और उन्होंने पूरा सोनी हैक किया और पिक्चर को रिलीज़ नहीं होने दिया। मतलब सोनी को झटका लगाया था ना। फिर वो पिक्चर रिलीज़ हुई काफ़ी लेट, लेकिन तब तक सोनी का सारा डेटा बाहर आ चुका था सब। तो जो फाइनेंशियल लॉसेस थे वो तो हुए। ये सिर्फ मैं एक टीज़र इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि लोगों को लगे कि दुनिया में चाहे वो ग्रिड अटैक हो, चाहे वो बड़े-बड़े डैम अटैक हैं, या जो आपने न्यूज़ में कई बार सुने होंगे बिल्कुल। प्लेन गायब हो गए या प्लेन क्रैश हो गए, इनके पीछे साइबर स्पेस कहाँ इन्वॉल्व था और कितना ज़रूरी है आज की डेट में किसी भी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना, ये हम डिस्कस ज़रूर बिल्कुल करेंगे। डिस्कस करेंगे और अगली बार हम यही डिस्कस करेंगे। क्योंकि सर के साथ जब बैठते हैं तो चीज़ें इतनी सारी निकल जाती हैं। फैल जाती मतलब है। मैं डिस्कस कुछ और करना चाहता हूँ लेकिन कन्वर्सेशन इतनी एंगेजिंग हो जाती है कि सर की चीज़ों में से सवाल निकलते हैं और फिर वो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं सर। हाँ, तो वो देखिए पूछना भी ठीक रहता है। जितना हम नेचुरल रखेंगे मेरे ख्याल से उतना ईज़ बिल्कुल। रहेगा। हम कोई प्लान करके नहीं बैठते और लौंग खाते-खाते बिल्कुल। बातचीत की है नहीं, थैंक यू ताकि सर। खाँसी ना आए। बहुत-बहुत सो शुक्रिया सर थैंक यू आपका। सो मच। आप लोग यूँ सपोर्ट देते रहें, कमेंट करते रहें। कोशिश करेंगे और अच्छा डिस्कशन करें और अच्छे टॉपिक्स पे करें। टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं आप। एग्ज़ैक्टली। तो यदि आप नीचे लिख देंगे कमेंट्स में तो हम लोग उस तरह के टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।